Everyone, I hope guys you are well and studying properly nowadays for your upcoming CGL मेंस एग्जाम। तो आज से हम इंग्लिश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि CGL मेंस ओरिएंटेड रहेगी, जिसमें हम 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और ये हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे फिलहाल के लिए मेरे पास ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और टेस्ट रैंकिंग का पास है एंड आई एम प्लानिंग टू परचेज अ पास ऑफ RBE ऑल्सो। तो हमारे पास जितने भी अच्छे अच्छे मॉक्स होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, वो हम सारे अटेम्प्ट करेंगे टिलर CGL मेंस। और यस, इंग्लिश माध्यम के भी बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं, तो कभी कभी हम वो भी लगाएंगे ताकि हमें अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहती है वो सब कुछ फेस करने को मिले। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया हुआ है कि ओलिव बोर्ड से पहले 4 टेस्ट्स का मैंने मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट किया हुआ है। इनमें इंग्लिश, जीके और ये कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस अनटच्ड हैं बिल्कुल। तो अभी ये इसमें री अटेम्प्ट करने का तो देखो ऑप्शन नहीं होता है ओलिव बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 निकाल दिया है यहाँ पे, तो अभी मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी उसका मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट साथ साथ ही पता चलेगा, है ना। अगर री अटेम्प्ट का ऑप्शन होता तो जब हम सारे क्वेश्चंस को सबमिट कर देते, जब हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट शो होता तो हमें पता चलता, लेकिन इसमें साथ साथ पता चलेगा तो कोई इशू नहीं है। तो एक बार मैं दोबारा से रीकैप कर देती हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पे न्यू कनेक्ट हुए हैं कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। एक तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि देखो, मैं तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि 50-50 है, या फिर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो, 2 ऑप्शंस में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इंस्टिंक्ट इस ऑप्शन के लिए जा रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आने वाले। ठीक है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है आपको। और आप जिस भी क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऐसे मतलब माइंड में से बैकग्राउंड की नॉइस नहीं आनी चाहिए कि हम बस जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगले क्वेश्चन पे भाग जाते हैं। नहीं, जिस टाइम पे जो क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पे, दैट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में ऐसे टाइम की शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड टेस्ट में कॉम्प्रीहेंशन अच्छे लेवल का आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, हो सकता है कि उनको टाइम की फाइट आती हो इन टेस्ट में भी, तो वो भी थोड़ा पेशेंस रख के हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन का एक एक वर्ड आपको एक्यूरेसी दिलवाने में हेल्प करेगा। हमें हमेशा स्टेटमेंट्स को बिल्कुल केयरफुली रीड करना चाहिए, और आंसर मार्क करने से पहले एक बार हमारी नज़र सारे ऑप्शंस पर जरूर पड़नी चाहिए। ठीक है, किसी भी सिंगल क्वेश्चन का भी सिंगल ऑप्शन भी अगर आपकी नज़रों से छूटता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी को थोड़ा ना कहीं हैम्पर करेगा। तो सारे ऑप्शंस जरूर दिखने चाहिए आपको। कई बार होता है कि 2 ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, बस कोई माइनर सा एक वर्ड में स्पेलिंग का इधर उधर हेर फेर है उसमें, तो वो भी आपका क्वेश्चन गलत करवाने की क्या बोलेंगे पोटेंशियल रखता है। तो आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से चेक करने हैं। ठीक है, और बाकी तो जितना आपने पढ़ा होगा, जितनी नॉलेज हमने आज तक गेन की है, वही हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो बस इसी अप्रोच से हम चलेंगे कि हमें अपनी जो नॉलेज है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो पैरा जंबल आएंगे उनको भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे, कि जो भी चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो अभी चलो शुरू करते हैं इस टेस्ट को। ये ओलिव बोर्ड का फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट का इंग्लिश का सेक्शन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच निकालना है। ठीक है, तो नरेशन जब भी हम चेंज करते हैं उसमें हमें क्या देखना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा, और कैसे होगा वो सब रूल्स आई होप आप सबको पता होंगे, और साथ साथ मैं बताते भी रहूँगी आपको। ये देखो, द टीम लीडर सजेस्टेड टू हिज कलीग्स दैट दे शुड गो आउट फॉर ए सेलिब्रेटरी डिनर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे सजेस्टेड है मीन्स हम ये तो हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसका हमें डायरेक्ट में जाना है। तो सजेस्टेड का भी पास्ट में ही रहेगा, जो हम वर्ब लगाएंगे वो V2 में रहेगी। द टीम लीडर टोल्ड हिज कलीग्स, देखो टोल्ड तो हम इनडायरेक्ट में लगाते हैं, डायरेक्ट में तो हमें सेट टू करना पड़ेगा। ठीक है, द टीम लीडर, सेकेंड ऑप्शन है सेट टू हिज कलीग्स
दे शुड गो फॉर ए सेलिब्रेटरी डिनर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। ओके, सी ऑप्शन में क्या है, आस्क्ड हिज कलीग्स। ठीक है, वहाँ पे तो लेकिन सजेशन था ना, तो यहाँ पे आस्क्ड क्यों है? शैल वी गो आउट फॉर ए सेलिब्रेटरी डिनर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। ओके, अभी रुको, यस, डी ऑप्शन देखो, द टीम लीडर सेड टू हिज कलीग्स लेट अस गो आउट फॉर अ सेलिब्रेटरी डिनर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। देखो, जब भी आपको कोई सजेशन दिया हुआ होता है तो वो डायरेक्ट स्पीच में लेट अस से शुरू होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना लेट अस गो फॉर अ पार्टी, तो वो हम एक सजेशन देते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो सेड टू को हमने वहाँ पे सजेस्टेड में चेंज किया और लेटस की वजह से हमने वहाँ पे शुड लगाया, दे शुड गो फॉर ए सेलिब्रेटरी डिनर। ओके, तो डी ऑप्शन होना चाहिए, यस ये करेक्ट है। ओके, लेट से जब हम शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को तो वहाँ पे हम प्रपोजल या सजेशन देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सजेस्टेड भी कर सकते थे और प्रपोज्ड भी कर सकते थे, तो एग्जामिनर ने सजेस्टेड किया हुआ था। देखो यहाँ पे देखो, एक और डायरेक्ट स्पीच गिवन है, ही सेड लेट अस गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द अम्यूजमेंट पार्क। ओके, तो ये क्लियर है आई थिंक सभी को। आगे चलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, PQRS को हम बाद में बनाएंगे। एक बार हम देखो, मेरी अप्रोच क्या होती है कि मैं एक बार में जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं उनको निकालती हूँ, बाद में मैं पूरा कॉम्प्रीहेंशन करती हूँ। इससे मुझे टाइम की फाइट नहीं आती। अगर मैं एक साथ करती जाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। तो एक बार में वन लाइनर क्वेश्चन करती हूँ। मैं सेम अप्रोच रखने वाली हूँ अपनी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। यस, क्लोज टेस्ट को आई कैन डू। क्लोज टेस्ट जब भी आप करते हो, जैसे ये मुझे छोटा सा क्लोज टेस्ट दिख रहा है, तो एक बार ना इसको पूरा रीड कर लो। पूरा रीड करने से आपको इसकी सेंस, इसकी आत्मा पता चल जाएगी कि क्या मतलब कहना क्या चाहता है इसमें ऑथर, और फिर हम एक एक क्वेश्चन को निकाल लेंगे अच्छे से। तो मैं रीड करती हूँ इसको। द रैपिड डैश ऑफ सिटीज वर्ल्ड वाइड इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट्स ऑफ आवर टाइम। दे आर हब्स ऑफ इनोवेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, drawing people in with the promise of a better life. This concentration of population, however, also has significant challenges. Issues such as the traffic congestion, pollution, and a lack of affordable housing can diminish the quality of life. The constant hustle can also lead to feelings of anonymity and dash, despite being surrounded by millions. Therefore, creating sustainable and livable urban environment is dash for future generations. Effective urban planning must holistically address these complex issues to ensure that cities remain engines of progress and well-being। ये समझ में आया हमें कि ये सिटीज़ का बता रहा है कि सिटीज़ कैसे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी देखते हैं। द रैपिड डैश ऑफ सिटीज़ वर्ल्ड वाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट्स ऑफ आवर टाइम। कि हमारे समय में डेमोग्राफिक शिफ्ट मतलब लोगों का जो नज़रिया है ना वो एक चेंज लेके आ रहा है कि मोस्टली लोग आजकल सिटीज़ में रहना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिटीज़ का रैपिड राइज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन डिक्लाइन बोल रहे हैं, डिक्लाइन तो नहीं है। सिटीज़ इनोवेशन, कल्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के हब हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो आपको पॉजिटिव कोनोटेशन देता है सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो डिक्लाइन में तो फुल नेगेटिव कोनोटेशन है। स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन भी मतलब रुकावट होती है, एक जगह पे रुक जाना, ग्रोथ, तो वो भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, क्या सिटीज़ की ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, कि किस तरीके से सिटीज़ एक्सपेंड कर रही हैं आजकल के टाइम पे। ठीक है, बी आएगा। तो सिटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वो फैल रही हैं पूरा। ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट चेंज है हमारे टाइम का। एंड दे आर द हब्स हैं इनोवेशन के, कल्चर के, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के, ड्रॉइंग पीपल इन विद द प्रोमिस ऑफ अ बेटर लाइफ। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, की सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पे सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट होना चाहती है। हाउएवर ऑल्सो, पॉजेज आएगा ना यहाँ पे, तो जिसको रीडिंग आती है ना अच्छे से, जो डेली अपने डेली रूटीन में रीड करता है, उसके मुंह से यहाँ पे पोजेज ही निकलेगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को भी पोज करती है। मीन्स कि एक ही जगह पे सारी पॉपुलेशन आ जाएगी तो वहाँ पे आप मान लो कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हुई, वहाँ पे क्राउडेड प्लेस हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस भी ये शो करती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे पोजेज होगा। पोजेज एक सिंगुलर वर्ब है, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो था, दिस कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो ऑफ के बाद वर्ड है पॉपुलेशन, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। तो सब्जेक्टिव केस का नाउन हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए पोजेज आएगा।
ओके, इश्यूज सच एज ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिमिनिश करेगा अगर ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहेंगे तो। द कॉन्स्टेंट हसल कैन ऑल्सो लीड टू फीलिंग्स ऑफ एनोनिमिटी, हमें ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हैं क्योंकि इतनी भीड़ में हमारी कोई पहचान नहीं बची हुई, ठीक है। कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ एनोनिमिटी एंड डैश, ओके, डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय मिलियंस, हमारे चारों तरफ मिलियंस ऑफ पीपल हैं लेकिन फिर भी उनमें हम अकेला फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ही वर्ड आएगा जो कि नेगेटिव कोनोटेशन रखता है। लीड टू फीलिंग्स ऑफ एनोनिमिटी एंड आइसोलेशन, है ना। देखो एक्साइटमेंट, वेल्थ, कम्युनिटी का कोई, वो तीनों में मतलब कम्युनिटी में तो कोई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं है, न्यूट्रल है वो, पर वेल्थ और एक्साइटमेंट में पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो यहाँ पे आइसोलेशन आएगा कि हमें ऐसा आइसोलेटेड फील होगा, दैट वी आर लिविंग अलोन, आइसोलेशन, ठीक है, कि हम अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। एनोनिमिटी क्या होता है, गुमनाम। देयरफॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड लिवेबल एंड अर्बन एनवायरनमेंट, इसलिए हमें इन सभी चैलेंजेस को टैकल करते हुए ऐसा एनवायरनमेंट अर्बन एरिया में क्रिएट करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है, और लिवेबल हो, जहाँ पे रह के लोगों को अच्छा फील हो। इस डैश फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो यहाँ पे क्या मतलब, हिंदी में सोचो एक बार क्या वर्ड आना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देयरफॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड लिवेबल अर्बन एनवायरनमेंट इज क्रूशियल, है ना। टेम्पररी, कंट्रोवर्शियल, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, तो क्रूशियल ही होगा। और हम साथ साथ ऐसा कोई ऑप्शन जिसका हमें मीनिंग ना पता हो उसको भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन ईजी हैं, ऑप्शनल, टेम्पररी, कंट्रोवर्शियल, इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को नहीं बोल रही हूँ, बट आई हैव सीन ऑल द ऑप्शंस बिफोर टिकिंग द क्रूशियल, ठीक है। तो ये क्रूशियल है फ्यूचर जनरेशन के लिए। इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग मस्ट होलिस्टिकली एड्रेस दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज को टू एंश्योर दैट सिटीज रिमेन इंजन्स ऑफ प्रोग्रेस एंड वेलबींग। तो इफेक्टिव तरीके से अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए हमें, ताकि इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हम अर्बन एरियाज की जो प्रोग्रेस है उसको एंश्योर कर सकें। अभी ये जो होलिस्टिकली वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। एक तो देखो, अगर आपको इस बार सीजीएल के मेंस में एग्जाम में मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए मैं भी आपको कुछ ना कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, या फिर आप रानी मैम को भी रेफर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ये आप मान के चलना, क्योंकि एक दो तो हमने प्री में ही देखे हैं। देखो होलिस्टिकली, वैसे तो बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि LLY या LY जहाँ पे होता है वो एडवर्ब होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चलना। हमें उस वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर यूज़ देखना पड़ेगा कि वो वर्ड कौन से दूसरे वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे होलिस्टिकली एड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, पूरे अच्छे तरीके से इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, होलिस्टिकली एड्रेस करना है, ठीक है। तो होलिस्टिकली वर्ब को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो वो खुद एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब होगा आंसर, ओके। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब तो किसी को भी क्वालिफाई कर सकती है, पूरे सेंटेंस को भी, कई बार नाउन को भी, बहुत रेयर केसेस होते हैं लेकिन नाउन के, बट इट क्वालिफाइज नाउन ऑल्सो, एंड एडजेक्टिव को भी, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, ओके। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब कुछ चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कोई बारीक डिज़ाइन होता है किसी कारपेट पे, तो वो इंट्रिकेट डिज़ाइन है बिल्कुल। तो नियरेस्ट मीनिंग बताना है हमें। पोइज्ड शांत होता है, डिटेल्ड, इंट्रिकेट हाँ डिटेल्ड में है जहाँ पे। आउटरेजियस तो जो बहुत गुस्सा करता है, एंग्री। हाँ देखो इंट्रिकेट में एज सच नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इसका मीनिंग, लेकिन आउटरेजियस तो गुस्सा हो गया ना, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस, ओके। देखो इंट्रिकेट जटिल चीज को बोलते हैं, तो पोइज्ड तो शांत होता है, पोइज्ड को एलिमिनेट कर दो, पोइज्ड नहीं होगा। आउटरेजियस गुस्सा होता है, वो भी गया। मिस्टीरियस ऐसी चीज़ है जिसकी एक सीक्रेटिव है, जो हिडन है, जिसका हमें नहीं पता, लेकिन इंट्रिकेट का तो हमें पता है, तो मेरे ख्याल से तो डिटेल्ड होना चाहिए। लेकिन एक बार मैं एक थॉट और देती हूँ, इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स, पोइज्ड शांत, आउटरेजियस गुस्सा, मिस्टीरियस, तो मैं डिटेल्ड के साथ जाती हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है और आपको सारे ऑप्शंस का भी मीनिंग पता है तो आप एलिमिनेट करो। हो सकता है कि एक बार देखते ही मुझे ना पता चला हो कि इसका आंसर डिटेल्ड है, लेकिन आप जब तीनों अदर ऑप्शंस को एनालाइज करते हो तो शायद आप एलिमिनेशन से आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है। आउटरेजियस मतलब शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। यस। पोइज्ड मतलब शांत, कंपोज्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड मैनर। यस। इंट्रिकेट मीन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और हैविंग मैनी डिटेल्स। यस। जब बिल्कुल बारीकी से काम होता है ना किसी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं इंट्रिकेट डिज़ाइन। डिटेल्ड मीन्स हैविंग मैनी डिटेल्स और फैक्ट्स, शोइंग अटेंशन टू डिटेल। यस। एंडेवर मीन्स हमारे एफर्ट, ये हमें सीधा पता है। एफर्ट, रुइन, कोलैप्स, मार्वल नहीं। मार्वल मतलब बहुत अच्छी चीज़ को बोलेंगे ना हम। कॉज वंडर, यस। एडमिरेशन और एस्टोनिशमेंट, सुबहान अल्लाह जिस चीज़ को बोलते हैं वो है मार्वल। यस। एंडेवर की स्पेलिंग भी देखो, ENDAVOUR आ जाती है कई बार। डिस्पाइट द इनिशियल कन्फ्यूजन द स्टूडेंट्स इवेंचुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू बिगिन देयर कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, शुरू में कुछ कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, लेकिन बाद में इवेंचुअली दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या जाएगा? देमसेल्व्स। ठीक है। इनटू स्मॉल ग्रुप्स में वो ऑर्गेनाइज हो गए ताकि वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन कर सके। देमसेल्व्स। द नॉर्दर्न किंगडम्स, हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? द नॉर्दर्न किंगडम्स डैश फॉर दिस बैटल फॉर 5 years एंड मैनी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है। नॉर्दर्न किंगडम्स ने, एक तो नॉर्दर्न किंगडम्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो फर्स्ट वॉज और ऑप्शन सी। अरे यार, सी और डी ये तो तीनों में हैज़ है। ये तो वैसे बिना देखे ही हैव बीन प्रिपेयरिंग ही होना चाहिए। द नॉर्दर्न किंगडम्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस बैटल फॉर 5 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जा रहा है कि 5 साल से वो इस बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने की हुई हैं अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टी इन्वेड ना कर सके हमारे यहाँ पे। तो हैव बीन प्रिपेयरिंग होगा। देखो कई बार ना ये जो ऑप्शन का फॉर्मुलेशन होता है ना, ये भी क्वेश्चन को ईजी या डिफ़िकल्ट बनाता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब डाउट का स्कोप ही नहीं छोड़ा। किंगडम्स के साथ वोज हैज़ नहीं आ सकता, तो हैव बीन प्रिपेयरिंग ही होगा। साइकोफेंट बोलते हैं हम चापलूस को। फोनिंग होता है जो। स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड लीडर नहीं। अ पर्सन हु ओपनली क्रिटिसाइजेज अथॉरिटी नो। अ पर्सन हु फ्लैटर्स पावरफुल पीपल टू गेन एडवांटेज, जो अपने फायदे के लिए दूसरों के तलवे चाटता है ना, इस टाइप से, उसको। एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक फील्ड नहीं, जो फ्लैटर करता है। ओके, वॉइस हमें चेंज करना है। हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है। एक बात मैं हमेशा रिपीट करूंगी आपको हर टेस्ट में कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टेंस चेंज नहीं होता का क्या मतलब है कि अगर आपको एक्टिव या पैसिव कोई भी पास्ट में दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स पास्ट में ही रहेगा। ठीक है। उसका ऐसा नहीं है कि पास्ट को प्रेजेंट में ले जाओगे या फ्यूचर में ले जाओगे। पास्ट का पास्ट रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें पास्ट दिया हुआ है। द इन्विटेशंस वर सेंट आउट बाय द टीचर्स फॉर द स्कूल फंक्शन। सो द टीचर्स सेंट आउट, पास्ट में करना है तो डायरेक्ट V2 आएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है मुझे। द टीचर सेंट आउट द इन्विटेशन फॉर द स्कूल फंक्शन एंड द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल एट द सेरेमनी। द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द अवार्ड्स एट द सेरेमनी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें नरेशन चेंज करना है। द रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्म्ड द विजिटर दैट ही कुड वेट इन द लॉन्च एरिया until the manager was available for the meeting. Okay. The receptionist said to the visitor, वहाँ पे he could है तो can का could जाता है, ऊपर indirect है तो डायरेक्ट में हमें can में जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हटा दो, ऑप्शन नंबर डी भी हटा दो। वहाँ पे could है तो may और could तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। द रिसेप्शनिस्ट सेड टू द विजिटर, दोनों में सेम है। अच्छा, यहाँ पे है यू कैन वेट और यहाँ पे है ही कैन वेट, तो वो अगर डायरेक्ट में तो वो डायरेक्टली आपको ही बोल रही है ना, तो आपको बोल रही है तो यू आएगा। यू कैन वेट इन द लॉन्च एरिया अंटिल द मैनेजर इज अवेलेबल फॉर द मीटिंग, तो इज का वहाँ पे वॉज हो गया, और यू को आप जब ये विजिटर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो विजिटर के लिए आपने वहाँ पे ही लगा दिया। ठीक है। या फिर कॉमन सेंस से देख सकते हो कि वो डायरेक्टली आपको बोल रही है तो वो यू बोलेगी। ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट में किसी को बता रहे हो कि उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो फिर वो वहाँ पे ही लगाएगी।
ही लगाएगी, नहीं लगाएगा। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस कैसे याद किया हुआ? सल्लू भाई की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो ऐसा बंदा जिसको जो कि हेल्दी रहता है फिजिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुब्रियस। तो इसका एंटोनिम बताना है, ध्यान से देखना हमेशा, सिनोनिम है या एंटोनिम है। वो कैब में बी केयरफुल। सेलुब्रियस मीन्स हेल्दी, तो अभी इसका एंटोनिम जाएगा तो चीज़ हेल्दी नहीं है। डिसमल होता है दुखी, और डिलीटेरियस, डिलीटेरियस, डिलीटेरियस भी नेगेटिव ही है। जोकंड, जोकंड तो हैप्पी होता है आई थिंक, खुशमिजाज इंसान को बोलते होंगे शायद जोकंड। हेल्थफुल तो गया, एंटोनिम तो सिनोनिम है। जोकंड भी हैप्पी है तो ये भी गया। डिसमल है दुखी, और सेलुब्रियस होता है हेल्दी। डिलीटेरियस होती है कोई चीज़ जो हानिकारक है, ये डेट्रीमेंटल है, जो डेंजरस है आपके लिए, पारलस है, ये सारी चीज़ें होती हैं डिलीटेरियस। तो डिसमल दुखी है, वो वहाँ पे इमोशन से रिलेटेड नहीं है सेलुब्रियस, वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो डिलीटेरियस होना चाहिए क्योंकि ये डैमेज से रिलेटेड है। यस, सेलुब्रियस मीन्स जो आपकी बॉडी और माइंड के लिए बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। डिसमल हाँ जो दुखी है, डिलीटेरियस मतलब कोजिंग और कैपेबल ऑफ कोजिंग हार्म, जो आपको हार्म पहुंचाएगी। जोकर मीन्स चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड, जो जोकर की तरह है, ऐसे याद करो इसको, जो जोकर की तरह है, बहुत खुश मिजाज है, लाइट हार्टेड एंड चीयरफुल, वेरी हैप्पी। ओके, सेलुब्रियस हो गया, ठीक है। पैसेज को तो बाद में ही करेंगे, एक बार वन लाइनर निकालते हैं। बहुत टाइम लगेगा भाई इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने में, पर कोई नहीं। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम सीजीएल मेंस के लिए शुरू करो, तो मुझे तो करना ही था। वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखते हैं। नॉइजी अटैकिंग स्पीच, ऐसी चीज़ जो नॉइजी है। देखो डिबेट, डिबेट यस नो डाउट नॉइजी होती है, और हम एक दूसरे की स्पीच पे अटैक भी करते हैं डिबेट में, तो कोई नहीं, एक बार सारे ऑप्शंस को देखते हैं। इलोक्यूशन, इलोक्यूशन मीन्स व्हेन यू हैव द गुड एबिलिटी टू स्पीक, तो इसमें नॉइजी का कुछ सेंस नहीं है। हैरेंग, हैरेंग होता है अ वेरी यंग, यंग नहीं सॉरी, हाँ हैरेंग यही होता है, वेरी एग्रेसिव पब्लिक स्पीच। वेहिमेंस, वेहिमेंस में भी नेगेटिविटी है। एक्सेसिव एंगर से भरा अगर कोई स्पीच होता है तो वो वेहमेंस होता है आई थिंक। यस, नॉइजी अटैकिंग स्पीच, यार ये कंफ्यूजिंग है बहुत। इसमें सिर्फ मैं एक इलोक्यूशन को एलिमिनेट कर पाई, इलोक्यूशन तो पॉजिटिव वर्ड है, उसको हटाओ। नॉइजी अटैकिंग स्पीच, हैरेंग होता है एग्रेसिव पब्लिक स्पीच। डिबेट, डिबेट का मतलब स्पीच नहीं है ना, डिबेट का मतलब कॉन्वर्सेशन है, जब दो पार्टीज़ के बीच एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो डिबेट है। डिबेट ऐसा नहीं होगा कि हर बार नॉइजी ही है, ठीक है। हो सकता है कि डिबेट में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, सामने से दूसरी पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है पीसफुली। इट नीड्स नॉट टू बी नेसेसरली नॉइजी ऑलवेज। तो डिबेट को मैं कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकती हूँ। वेहेमेंस और हैरेंग, नॉइजी अटैकिंग स्पीच, तो मैं इसमें, क्योंकि मैंने हैरेंग का डायरेक्टली ऐसा पढ़ा हुआ है पब्लिक एन एग्रेसिव पब्लिक स्पीच, तो मैं हैरेंग के साथ जाती हूँ इसमें। यस, थैंक गॉड करेक्ट हुआ। हैरेंग मीन्स अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच। यस, डिबेट मीन्स आर्ग्यू करना एक फॉर्मल मैनर में, एग्जैक्टली ठीक है। इलोक्यूशन तो स्किल है जहाँ पे आप अच्छे से अपनी बात को रख पाते हो, और वेहेमेंस मीन्स जहाँ पे बहुत फोर्सफुलनेस है और इंटेंसिटी है फीलिंग की, यस, और एक्सप्रेशन की, मार्क्ड बाय फोर्सफुल एनर्जी। यस, वेहिमेंट पब्लिक स्पीच हो सकता है, ऐसा स्पीच जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया हुआ है ऑथर ने खुद को। हैरेंग का डायरेक्ट हमने ऐसा ही ब्लैक बुक में पढ़ा हुआ है, लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच, ठीक है। ओके, हमें एरर फाइंड आउट करना है। समंथ एन्जॉयज टू स्पेंड वीकेंड्स हाइकिंग इन द माउंटेन्स, फाइंडिंग सोलेस एंड जॉय इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये हाइकिंग इन द माउंटेन्स में कुछ एरर लगा मुझे, तो थोड़ा फ्लो रुक गया यहाँ पे बोलते हुए। समंथ एन्जॉयज टू स्पेंड, देखो एन्जॉयज के साथ या तो डायरेक्टली स्पेंड, एन्जॉयज स्पेंडिंग वीकेंड्स, ये भी करेक्ट था, और एन्जॉयज टू स्पेंड वीकेंड्स ये भी शायद करेक्ट ही है। समंथ एन्जॉयज टू स्पेंड वीकेंड्स hiking in the mountains, finding solace and okay, hiking in the mountains, finding solace and joy in the beauty of nature.
ओके वो करेक्ट है वहाँ पे, लेकिन ये जो एंड है ना, एंड कंजंक्शन से दोनों साइड चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। जैसे माउंटेन्स के लिए हाइकिंग आया, सोलेस के लिए फाइंडिंग आया, तो ये जोए कैसे आ गया यहाँ पे भी तो ऐसी वर्ब आनी चाहिए ना जिसमें आईएनजी हो। ये सारी चीज़ें सेम पैरेललिज्म में चलनी चाहिए थी। तो मैं जाती हूँ, नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, ये वर्ब नहीं है। फाइंडिंग सोलेस एंड जॉय ये एक साथ है, मैं तो इसको अलग अलग देख रही थी। यस यस, ये नाउन है यहाँ पे, जॉय है, नॉट अ वर्ब। फाइंडिंग सोलेस एंड जॉय इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, इस ये ठीक है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसमें। तो समंथ एन्जॉयज टू स्पेंड वीकेंड्स हाइकिंग इन द माउंटेन्स। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, लेकिन किसी एक को तो मार्क करना ही है। तो फाइंडिंग सोलेस एंड जॉय इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑप्शन सी और डी तो मैं हटा देती हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। और समंथ सिंगुलर है तो एन्जॉयज है, एन्जॉयज टू स्पेंड वीकेंड्स, वीकेंड्स करेक्ट है। आई एम नॉट वेरी श्योर। अभी मुझे पता है कि इसके साथ एन्जॉय स्पेंडिंग वीकेंड्स भी होता है, पर थोड़ा ना मेरे माइंड से भी रूल्स अभी निकले हुए हैं, मुझे भी दोबारा से अभी सब रिवाइज करना पड़ेगा। वीकेंड्स हाइकिंग ए के साथ ही जाती हूँ मैं। एन्जॉयज टू स्पेंड जो है वो इनकरेक्ट है, जो एन्जॉयज वर्ब है उसके साथ करेक्ट स्ट्रक्चर जी एंड का होता है। ओके ठीक है, अब वही मुझे याद तो आ रहा था बट अच्छे से श्योरिटी नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं इसमें बी को एरर मार्क करती ना तो फिर मेरा सी भी एरर होता, तो दोनों तो एक साथ एरर हो नहीं सकते, क्योंकि वीकेंड्स हाइकिंग इन द माउंटेन्स वहाँ पे भी जी एंड फॉर्म है वर्ब की हाइकिंग, और फाइंडिंग सोलेस, तो वो दोनों तो सेम सेम है ना, उनमें से मुझे अगर एक को चूज़ करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इन द ब्यूटी ऑफ नेचर में कोई एरर ही नहीं है, तो बच गया एरर उसी में, नो एरर का ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। तो ऐसे ऑप्शन भी हमारी हेल्प करते हैं कई बार आंसर निकालने में। एन्जॉयज के साथ हमेशा जी एंड फॉर्म आएगी। ओके ये मैंने अच्छी चीज़ सीख ली यहाँ से। विच एक्ट्स एज अ नाउन and follows the verb, therefore enjoys to spend should be corrected to enjoys spending to maintain grammatical accuracy and clarity। हो सकता है आपको एक बार रीड करते ही पता चल गया हो, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है इंग्लिश पढ़े हुए, सच बताऊं तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे 2019 में अच्छे से बुक को कंप्लीट किया था, वॉल्यूम 1 को। उसके बाद अभी तक मैंने लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में भी नहीं पढ़ा। सीपीओ का भी मैंने पेपर दिया, वहाँ पे भी सिर्फ वो 60 ग्रामर के रूल्स बस वही सब पढ़े, ऐसे बुक कंप्लीट नहीं की होती तो अच्छा होता। अभी मुझे करनी पड़ेगी मेंस के लिए। चलो आगे देखते हैं। एरर फाइंड आउट करना है इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, गलत तरीके से यूज़ की हुई है उसको मैं देखना है। द प्लेयर्स वर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन देयर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स ओके between teammates and stay away from social media after the game। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है बिटवीन टीममेट्स। बिटवीन टीममेट्स का क्या मतलब है कि दो ही टीममेट्स थे, लेकिन टीममेट्स तो दो तो एज जनरली नहीं होते ना, ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अमंग टीममेट्स होना चाहिए ना। प्रेपोजिशन ही फाइंड आउट करनी थी हमें, जो इनकरेक्टली यूज़ की गई है। प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे है देखो, प्लेयर्स को एडवाइस किया गया, टू प्रेपोजिशन है। हाँ, उनको किस चीज़ के लिए एडवाइस किया गया तो टू लगा सकते हैं। टू फोकस ऑन, क्या कहाँ पे फोकस करना है, ऑन देयर फॉर्म ओके ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग भी ठीक है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन टीममेट्स, बिटवीन गलत लग रहा है मुझे। एंड स्टे अवे, कहाँ से स्टे अवे रहना है, फ्रॉम सोशल मीडिया, कब, आफ्टर द गेम। आफ्टर भी ठीक है, फ्रॉम भी ठीक है, ऑन टू सब ठीक है, पर अमंग टीममेट्स होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। यस, बिटवीन जो है टिपिकली यूज़ होता है जब दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ की बात हो रही है, लेकिन अमंग यूज़ होगा जब मोर देन 2 एंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमें स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ऑटम लीव्स। भाई ये सब चीज़ें तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन सीखते हैं आज इनको। फिगर ऑफ स्पीच क्या है इनमें, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स ओके, विंड ने विस्पर किया, सीक्रेट्स बोलती हुई जा रही है थ्रू द ऑटम लीव्स, की मतलब हवा जो है वो जो सूखी पत्तियां हैं ना ऑटम सीजन में, उनसे जब हवा निकल रही है तो वो एक साउंड सी आती है ना, तो उसको बोल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सीक्रेट बताती हुई जा रही है हवा उनमें से।
एक मेटाफर, एक हाइपरबोल। पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, पर्सोनिफिकेशन तो कैंसिल हो गया। पर्सोनिफिकेशन मतलब जैसे हम बोलते हैं कि सन को हम किसी गॉड से रिप्रेजेंट कर दें, फायर से रिप्रेजेंट कर दें, है ना, वो पर्सोनिफिकेशन है। अर्थ को हम मदर गॉडेस बोल देते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। सिमाइल वगैरह सिर्फ पढ़ा, मतलब नाम पता है सिमाइल कुछ होता है, बट अच्छे से नहीं पता क्या होता है। हाइपरबोल, हाइपरबोल तो नहीं है। मेटाफर सीक्रेट्स बताती हुई जा रही है थ्रू द ऑटम लीव्स। देखो आई डोंट नो, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती मैं, बस कोई ऑप्शन टिक कर देती हूँ और फिर इसको सीखते हैं क्या है ये। मेटाफर, हाइपरबोल, सिमाइल, मेटाफर के साथ जाती हूँ मैं, गलत, डोंट नो। सिमाइल, अरे पर्सोनिफिकेशन ही है, मैंने तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दिया था। ओके चलो देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज, एक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे देते हैं किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें लाइफ नहीं है, उनको हम अगर ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर करें तो वो पर्सोनिफिकेशन है। ओके, एनिमल्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को। सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, जो विंड है एंड जो इनएनिमेट नेचुरल फोर्स है वो एक ह्यूमन एक्शन है। एक्शन क्या है, विस्परिंग सीक्रेट्स। ओके ठीक है जी। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी नेचुरल चीज़ जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे विस्पर करने की तो जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे विंड कर रही है तो वो ह्यूमंस को पर्सोनीफाई कर रही है, ठीक है, साइमुलेट कर रही है, कॉपी कर रही है मतलब ह्यूमन थिंग्स को। दिस क्रिएट्स अ विविड एंड मिस्टीरियस इमेज मेकिंग द विंड सीम लाइक अ लिविंग एंटिटी दैट कैन कम्युनिकेट। यस, ये विंड को एक ऐसी एंटिटी बना रहा है जो कि कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अभी मेटाफर, हाइपरबोल और सिमाइल भी सीखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं। सॉरी, देखो, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। हाँ, मेटाफर मुझे तो वो अलंकार लग रहा है, अलंकार, या फिर जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को जो अनलाइक थिंग्स हैं, बाय स्टेटिंग दैट वन इज अनदर द सेंटेंस डज नॉट से द विंड इज समथिंग एल्स। ठीक है, जब हम विंड का किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना कि ये इससे कंपेरेबल है, तो वहाँ वो उसको मेटाफर बोलेंगे। दो अलग अलग अनलाइक थिंग्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ मेटाफर। ओके, आगे से याद रखेंगे ये चीज़ हम। हाइपरबोल क्या है, एक एक्सट्रीम और डेलिबरेट एग्जाजरेशन है किसी चीज़ का, किसी एम्फेसिस करने के लिए। सेंटेंस एग्जाजरेट नहीं कर रहा है किसी क्वांटिटी या क्वालिटी को टू एन इम्पॉसिबल डिग्री, इट इज़ एन एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन एक्शन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ओके, हाइपर बोल, देखो हाइपर में वैसे ही मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी भी इमोशन या किसी भी एक्टिविटी को हम एक्सट्रीम लेवल पे जब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं वो हाइपर बोल होगा, ठीक है। सिमाइल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, एज स्लाई एज अ फॉक्स, ठीक है। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज का यूज़ करके, ये इसमें पर्टिकुलर है, लाइक और एज का यूज़ करके जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तभी हम उसको सिमाइल बोलेंगे, ठीक है। सेंटेंस में ऐसा यूज़ नहीं था तो वो सिमाइल नहीं है। ओके, मेटाफर मतलब जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं लाइक और एज का यूज़ करके, दैट इज सिमाइल। हाइपरबोल मीन्स व्हेन यू आर शोइंग एनी एक्सप्रेशन टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एग्जैजरेशन, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करते हो, उसको पर्सोनिफाई, ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ ह्यूमन परफॉर्म करते हैं वो अगर कोई और ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते हुए सेंटेंस में बताया गया है तो वो पर्सोनिफिकेशन है। ओके, वेरी यूजफुल सेशन फॉर मी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से सीखने को मिला यहाँ पे। ओके, इस वर्ड का हमें होमोनिम बताना है। एक तो ये होमोनिम बड़े परेशान करने वाले हैं इस बार पेपर में सबको, ठीक है। देखो, मैं होमोनिम का आपको मतलब थोड़ा सा बताती हूँ कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं। ये जो गिवन सेंटेंस है, इसमें जो भी होमोनिम गिवन होगा उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है पहले तो। ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है ये, और उसका यूज़ किस तरीके से किया गया है। बाकी के 3 सेंटेंसेस में ऑप्शन में आपको वही सेम यूज़ मिलेगा उस वर्ड का, लेकिन कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जहाँ पे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 1% डिफरेंट ना हो, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड दो अलग अलग मीनिंग रख सकता है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। जनरली तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट ही होगा। अभी देखो, द बेसबॉल प्लेयर स्वंग द बैट, द आर्टिकल नाउन के साथ आता है, तो ये तो क्या है, नाउन है बैट यहाँ पे।
उसने ऐसे स्वंग किया बैट को विद ऑल हिज माइट, ठीक है, मतलब उसने जो चौका छक्का मारा तो उसने पूरी अपनी ताकत लगा के बैट को उठाया। तो यहाँ पे बैट एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ही चोज अ वेरी वुडन बैट फॉर द गेम, यहाँ पे भी नाउन है, उसने एक वुडन का बहुत हैवी बैट यूज़ किया गेम के लिए। तो ये तो हमारा होमोनिम नहीं है। होमोनिम मीन्स ऐसे वर्ड जो कि स्पेलिंग में सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अ बैट फ्लू आउट ऑफ द केव एट डस्क, अरे यही है इसका आंसर। यहाँ पे बैट को वो चमगादड़ होते हैं ना, वो बताया हुआ है कि केव से निकल के शाम में एक बैट बाहर फ्लाई कर गया। तो यहाँ पे बैट का मतलब वो बल्ला नहीं है क्रिकेट वाला बैट, यहाँ पे चमगादड़ की सेंस में यूज़ हुआ है। तो बी आएगा आंसर तो। लेकिन सी डी भी पढ़ लेते हैं। शी लर्न हाउ टू प्रॉपरली होल्ड द बैट, ठीक है। हिज न्यू बैट वॉज मेड ऑफ गुड क्वालिटी वुड। देखो यहाँ पे वही बात हुई ना कि नाउन सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम है, यहाँ पे भी अ बैट नाउन है, वहाँ पे भी नाउन था बैट, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हुआ। तो बी ऑप्शन हो गया विदाउट एनी डाउट। गिव इट अ वर्ल, गिव इट अ वर्ल मीन्स गिव इट अ ट्राई आई थिंक। तो हमें देखना है गिव इट अ वर्ल। शी गेव इट अ वर्ल व्हेन शी टोल्ड हर मदर अबाउट व्हाट शी वॉज अपसेटिंग हर। he gave it a whirl when bought a lot of toys for his kids. They gave it a whirl when they announced their engagement to the guests. Okay. I gave it a whirl when I baked a cake for the first time and it turned out delicious. Yes, give it a whirl I think मेरे मुंह से वही निकला था कि एक ट्राई करना किसी चीज़ को। जब आप फर्स्ट टाइम कुछ करते हो तो मतलब जस्ट यू आर गिविंग इट अ ट्राई, और एक चांस की तरह आप कर रहे हो उसको। तो डी होना चाहिए। यस, गिव इट अ वर्ल मीन्स टू ट्राई समथिंग न्यू और डिफरेंट। इट यूजुअली हैज़ अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी और एंथुजियाज्म। मे बी आप मेरे से ज़्यादा श्योर हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हो ईडियम्स वगैरह की। मैं सच बताऊं तो अभी सिर्फ आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं A to Z सीरीज़ को ही फॉलो कर रही हूँ, उसके अलावा मेरी कोई वोकैब वगैरह की रिवीजन नहीं चल रही। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वोकैब में चीज़ों को निकालने के लिए, बट हो सकता है आप बहुत फास्ट हो इन सब चीज़ों में। नो इम्प्रूवमेंट देखनी है हमें है कि नहीं। द एक्यूज्ड ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वॉज ब्लफ्ड, ओके, उसको ब्लफ किया गया। इनटू सपोजिंग इफ डिटेक्टिव जेक न्यू वेयर ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मर्डर, ठीक है। द एक्यूज्ड जो था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वॉज ब्लफ्ड इनटू सपोजिंग, वॉज ब्लफ्ड इनटू सपोज तो नहीं होगा, वॉज ब्लफ इनटू सपोजिंग दैट। यार सपोज के साथ हम इफ़ तो नहीं लगाते क्योंकि सपोज में अपने आप वो कंडीशनल चीज़ है कि सपोज करो आप ऐसा करोगे। ऐसा मैं बोलूँगी ना, सपोज यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours, या मैं ऐसा बोलूँ सपोज इफ़ यू स्टडी फॉर 8 hours। सपोज और इफ़ का तो सेम मीनिंग है ना, तो सपोज के साथ हम दैट क्यों नहीं, सॉरी दैट तो लगा सकते हैं, इफ़ क्यों लगाएंगे, तो वो इम्प्रूव तो ज़रूर होगा, ठीक है। और इनटू के बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी भी आएगा, तो सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन तो गया। सी और डी में से देखते हैं क्या आएगा। द एक्यूज ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वॉज ब्लफ्ड इनटू सपोजिंग दैट डिटेक्टिव जेक न्यू। हाँ, किस चीज़ को सपोज करने के लिए बोला कि दैट डिटेक्टिव नो, या फिर सपोजिंग इन डिटेक्टिव नो ने किसी बंदे के अंदर थोड़ी उसको सपोज करना है। इनका क्या सेंस है, नहीं, उसको ये सपोज करना है की सेंस है वहाँ पे। ही वॉज ब्लफ्ड इनटू सपोजिंग दैट डिटेक्टिव जेक न्यू वेयर ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्डर। यस, सी होना चाहिए। ओके, और रीज़न मैंने आपको साथ साथ बता दिया क्यों होना चाहिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड असेंड, ASCEND, असेंड मतलब ऊपर चढ़ना किसी चीज़ के, तो वो ठीक है। एस्थेटिक भी ठीक है। अपीयरेंस करेक्ट है। एथलेटिक एथलीट तो हमें पता है, एथलेटिक। एस्थेटिक में AESTHETIC एस्थेटिक सही है। अपीयरेंस सही है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, चाहे बेशक आसान स्पेलिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना है। एथलेटिक में ही गलती लग रही है मुझे तो, क्योंकि असेंड एस्थेटिक अपीयरेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो एथलेटिक ही गलत है। क्या होगा, लेकिन करेक्ट भी देखना चाहिए। ओके, एथलेटिक ATHLETIC, ये जो डबल ई लगाया हुआ है ना, TH के बाद एक और एक्स्ट्रा ई, ये गलत है। एथलेटिक हो गया वो,
ये एथलेटिक होगा, ATHLET, एथलीट इतना ही होता है, एथलीटिक। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बहुत कॉमन कॉमन वर्ड हैं लेकिन उनके भी कुछ जो मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, जैसे एथलेटिक हो सकता है कभी आगे ही ना आया हो हमारे किसी पेपर में, ठीक है, लेकिन असेंड एस्थेटिक अपीयरेंस तो हमें पता है ना अच्छे से। ओके, हमें नरेशन चेंज करना है। द क्यूरियस टूरिस्ट सेड टू द लोकल गाइड, इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे इंटेरोगेशन का सेंटेंस है, टू विजिट द एंशियंट टेम्पल ऑन द हिल टॉप ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन के टाइम पे क्या हम जो ऊपर हिल टॉप पे टेम्पल है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो जब भी आप नरेशन को चेंज करते हैं तो इंटेरोगेशन का जो साइन है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। खैर इनमें हर एक ऑप्शन में है लेकिन कई बार लगा देते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें एजरेटिव सेंटेंस में आना है। द क्यूरियस टूरिस्ट आस्क्ड द लोकल गाइड इफ इट वॉज पॉसिबल टू विजिट द एंशियंट टेम्पल ऑन द हिल टॉप ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि एक चीज़ और, जब भी आप नाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखोगे तो वो आपकी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव वो बना देगा। जैसे हाउ आर यू, यू से पहले आर आ गया तो इंटेरोगेशन का हो गया, ठीक है। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नाउन के बाद होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सी में देखो, द क्यूरियस टूरिस्ट टोल्ड द लोकल, उसने बताया नहीं, वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे टोल्ड तो नहीं आएगा, ठीक है। एनक्वायर्ड टू द लोकल गाइड इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल में फिर से वही चीज़ हो गई, इट से पहले इज आ गया तो ये भी इंटेरोगेटिव की सेंस रखता है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ इसमें बताने लायक है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में निकल सकता है नरेशन में, जैसे इसने सिर्फ इतना ही पूछा था क्या ये पॉसिबल है हिल टॉप पे जो टेम्पल है उसको मॉनसून सीजन में विजिट करना, तो इसका आंसर यस या नो में हो सकता है ना, यस इट इज़ पॉसिबल। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में निकलता है, ठीक है, तो उसमें हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम इफ़ से चेंज कर सकते हैं, या तो इफ़ से करो या वेदर और से कर सकते हैं, ठीक है। और इंक्वायर्ड टू नहीं, इंक्वायर्ड ऑफ होता, ठीक है, इन्होंने नीचे बताया हुआ है। इफ़ या वेदर से चेंज करते हैं तो वेदर लगाते हैं तो साथ में और भी लगता है फिर। ओके, नरेशन चेंज करना है। द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द क्लास ग्रेविटी इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जब भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई जनरल साइंटिफिक फैक्ट होता है तो वो उसमें चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में ही क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हम। सो द टीचर एक्सप्लेन्ड टू द क्लास दैट ग्रेविटी वॉज नहीं, क्या ग्रेविटी पहले थी फंडामेंटल फोर्स, आज भी है ना वो, तो ग्रेविटी इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। एक्सप्लेन टू द क्लास ग्रेविटी इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यस। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल जो ट्रूथ है उसमें हम नो चेंज करते हैं, ओके। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। देर आर मैनी डिफिकल्ट डिसीजंस टू मेक रिगार्डिंग द कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यस। सो अभी यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में वर है, वहाँ पे आर था तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये पास्ट है। जो एलिमिनेट हो रहे हैं पहले मैं उनको निकालती हूँ। पहले फर्स्ट देखो, देर आर मैनी डिफिकल्ट डिसीजंस फॉर कंपनी फॉर मेकिंग रिगार्डिंग द कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें पैसिव क्या है, तो एक्टिव ही है। देर आर मैनी डिफिकल्ट डिसीजंस, ये तो एक्टिव है तो ये भी गया। सी देखो, रिगार्डिंग द कंपनीज फ्यूचर मैनी डिफिकल्ट डिसीजंस आर देयर टू मेक अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट, ये भी एक्टिव है, इसमें भी कुछ पैसिव नहीं है। देर आर मैनी डिफिकल्ट डिसीजंस टू बी मेड रिगार्डिंग द कंपनीज फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये पैसिव है, ठीक है। जब इज एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आर के साथ वहाँ पे मेड लगाया हुआ है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है हमारा। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है, 2 + V1 है, तो हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है फॉर ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, किसी चीज़ का पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या होता है, एपिटोम, ठीक है। जैसे हम बोलें कि राजा हरीश चंद्र को हम ऐसे सत्य की मूर्ति बोलते हैं ना,
कि मतलब सच का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, तो वो एक एपिटोम है ट्रुथ का। एपिटोम डी, करेक्ट स्पेलिंग एपिटोम EPITOME है। कोई पर्सन हो या थिंग हो जो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी क्वालिटी का या किसी भी टाइप का, ठीक है। डिस्पेल, डिस्पेल मतलब बिखेर देना, ठीक है, सिनोनिम बताना है। फॉइल, एलिसिट, एलिसिट तो मतलब कुछ एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। एनजेंडर, कुछ प्रोड्यूस करना। एलिमिनेट, कुछ निकाल देना। फॉइल, फॉइल तो बर्बाद करना होता है, वही होना चाहिए डिस्पेल, है ना। एलिमिनेट होता है निकाल देना, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक थॉट एलिमिनेट पे भी जा रहा है। एलिसिट और एनजेंडर तो ओबियसली नहीं होगा। फॉइल, फॉइल करना यार डैमेज करना होता है ना। एलिमिनेट, डिस्पेल भी किसी चीज़ को निकालना होता है और एलिमिनेट भी निकालना होता है। तो फॉइल के साथ जाना चाहिए, एलिमिनेट के साथ। बहुत ऐसे फंसते हैं हम क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें ऐसे अप्रोप्रिएट देखना है, दोनों इसके मीनिंग हैं। फॉइल करना कहीं ना कहीं चीज़ों को बर्बाद करने से रिलेटेड है, स्क्वेंटर करने से, है ना। और एलिमिनेट मतलब निकालना किसी चीज़ को, फालतू की चीज़ को आप बाहर निकाल दो, वो एलिमिनेट है। डिस्पेल भी वही है शायद, डिस्पेल। पर देखो 100% तो श्योर नहीं हो पा रही हूँ मैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा जो झुकाव है वो एलिमिनेट की तरफ भी जा रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं फॉइल भी हो सकता है। डिस्पेल, देखो एलिमिनेट पे जाती हूँ मैं। ओके, टू गेट रीड, डिस्पेल मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, फालतू की चीज़ से जो आपको बॉदर कर रही है और थ्रेटन कर रही है। एलिमिनेट भी वही होता है, फालतू की चीज़ को रिमूव कर देना। ओके, तो दोनों वर्ड सिमिलर हैं। फॉइल मतलब रोकना, प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिजायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग। यार मुझे तो फॉइल लग रहा था डैमेज करना होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सक्सीड करने से रोक देना। ओके, किसी गलत चीज़ को होने से रोकना, वो है फॉइल। प्रिवेंट करना है फॉइल, नहीं, आई वॉज टेकिंग इट रॉन्गली, ठीक है। एलिसिट तो मतलब इवोक करना, ड्रॉ आउट करना, कोई रिएक्शन एक्सप्रेस करना फ्रॉम समवन। इवोक और ड्रॉ आउट रिएक्शन, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन। एनजेंडर तो कुछ प्रोड्यूस करना, कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, ठीक है जी, ठीक है। एलिमिनेट करना तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बिल्कुल उसकी डिट्टो सेम सेंस रखता है वो बताना होता है। ओके ओके ओके, ये रह गए हमारे 3 क्वेश्चन और रहते हैं, फिर हम चलेंगे कॉम्प्रीहेंशन पे। और मेरी नेक की बैंड बज चुकी है बिल्कुल, इतना ऐसे नीचे झुक के देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पैसिव वॉइस, देखो वॉइस में टेंस चेंज नहीं करेंगे। प्लीज़ एंश्योर दैट यू सबमिट ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिफोर फ्राइडे। सो ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिफोर फ्राइडे। प्लीज़ एंश्योर था वहाँ पे, तो शुड बी सबमिटेड करेक्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन 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 प्लीज़ वर्ड के साथ रिक्वेस्ट कर लगाना जरूरी है, कोई सजेशन नहीं है वहाँ पे। इट इज़ रिक्वेस्टेड, क्योंकि हमें प्लीज़ एंश्योर का पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि मेन वर्ब हमारी वही है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट यू विल सबमिट ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्राइडे। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, ये क्या है भाई, दैट यू आर सबमिटेड, नहीं नहीं नहीं, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिफोर फ्राइडे। लेट ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड, नहीं ये तो नहीं होगा। लेट तो सजेशन के लिए होता है, वहाँ पे प्लीज़ है, तो बी या सी में से होगा। प्लीज़ एंश्योर करो कि सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएं। इट इज़ रिक्वेस्टेड, वहाँ पे हमने सब्जेक्ट शुरू में लगाया ही नहीं हुआ, दैट के बाद लगाया हुआ है हमने, प्रेपोजिशन के बाद। हाँ, तो हमारी मेन वर्ब तो वहाँ पे एंश्योर ही है, प्लीज़ एंश्योर। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू एंश्योर that you will submit all the necessary documents, you are requested to ensure that all the necessary travel documents। ओके, हाँ इसको हम ये जो आगे सबमिटेड है ना इसकी सेंस से देखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड हो गया पैसिव इतना ही, टू एंश्योर क्या एंश्योर करना है, दैट ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। ओके, आगे भी पैसिव ले जाना पड़ेगा क्या हमें, ये आर सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिफोर फ्राइडे।
ओ माय गॉड, वेट वेट वेट, देखो मैं इतनी देर से कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। ये विल सबमिट, मुझे वहाँ पे विल की विल नज़र आ रहा था अभी तक कि विल का विल करेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे तो विल है ही नहीं, यू सबमिट है। तो यू सबमिट का विल सबमिट कैसे हो जाएगा? टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, वहाँ प्रेजेंट यहाँ फ्यूचर, बस क्लियर हो गया, सी ऑप्शन आंसर है। यस, मुझे वहाँ पे तब से विल ही दिखाई दे रहा था। ओके, वहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो काइंडनेस की सेंस दे रहा है, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, जैसे यहाँ पे प्लीज था तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा ही आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट का आर सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, एक मिनट रुको, बस मुझे ये सबमिट वाली चीज़ एक बार और देखने दो नीचे, ताकि मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। यू आर रिक्वेस्टेड करेक्ट हो गया, टू वॉश द डिसीज़, ये इन्होंने भी कुछ बताया ही नहीं हुआ, ये इनकी यही प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, लेकिन वो हमारा एलिमिनेशन से तो निकल ही गया। ठीक है, ओके, हमें जो दोनों पार्ट दिए हुए हैं किसी भी सेंटेंस में, दोनों का ही पैसिव फॉर्मेशन करना होगा। रिक्वेस्ट एंश्योर वाले का भी हमने रिक्वेस्टेड किया, और उधर जो सबमिट था उसका भी आर सबमिटेड किया। ओके, ध्यान रखेंगे आगे से हम ये। फिर से वॉइस, टेंस चेंज नहीं करना। लेट द फाइनल रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस बी सबमिटेड, ये तो ऑलरेडी पैसिव में है, टू द कमेटी बाय टुमारो मॉर्निंग विदाउट फेल। ओके, जब भी पैसिव में जब हम लेट लेके जाते हैं तो मतलब एक्टिव में जो हमारा सेंटेंस है वो डायरेक्टली किसी न किसी मेन वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यू शुड, द कमेटी, यू आर लेटिंग, ये सब गलत है, सबमिट होगा। सबमिट द फाइनल रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस टू द कमेटी बाय टुमारो मॉर्निंग विदाउट फेल, तो लेट द फाइनल रिपोर्ट बी सबमिटेड हो जाएगा उसका पैसिव। ठीक है, जब भी लेट से हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है तो उसका एक्टिव हमेशा किसी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये ध्यान रखना है बस आपको। फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना शायद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आई थिंक एक्शंस पे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये बोलना चाह रहा है। एक बार देखते हैं। एलिगेंट स्पीच गारंटीज प्रैक्टिकल आउटकम्स, फ्लैटरी एंड प्रोमिसेस डू नॉट प्रोड्यूस रियल रिजल्ट्स। यस यस यस, ये आंसर होना चाहिए। रूड क्रिटिसिज्म बिल्ड्स ट्रस्ट फास्टर देन प्रेज, ना ना ना। कॉम्प्लेक्स प्लान्स आर सुपीरियर टू सिंपल एक्शन, वहाँ पे क्या मतलब उसकी सेंस क्या जा रही है? पार्सनिप्स का मतलब है आई थिंक पार्शियलिटी करना किसी से, है ना। तो सिर्फ आप अच्छे अच्छे वर्ड बोलोगे तो मैं आपकी साइड आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव मी द रिजल्ट्स ऑल्सो। तो फ्लैटरी और प्रोमिसेस से अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। ठीक है, तो मेरा अभी तक सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन थे उनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन में तो वैसे ही मैं गलत नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। तो देखते हैं अभी पीछे चलते हैं। 42, 41, 40, 39 और 38 नहीं, 39 से 42 तक 4 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रीहेंशन के हैं। ओके, अभी मुझे इस पैसेज को रीड करना पड़ेगा, लेकिन पैसेज को अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कॉम्प्रीहेंशन को मेन, देखो जैसा मैं मेन मॉक में करती हूँ ना, बिल्कुल ये मेरा मेन मॉक ही चल रहा है। डोंट थिंक कि मैं ये कुछ आपके लिए अलग कर रही हूँ, कुछ स्पेशल। नो नो नो, जैसा मैं अपना मॉक अटेम्प्ट करती हूँ मेरा ही मॉक चल रहा है ना। ठीक है, वो आप सीख सकते हो वहाँ से कि आपको क्या निकालना है आपके अकॉर्डिंग। तो इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको पैसेज का बताती हूँ कि मैं पैसेज को कैसे टैकल करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सारे क्वेश्चन को रीड करती हूँ कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो उससे मुझे एक आइडिया हो जाता है कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। पैसेज जिस चीज़ के भी बारे में है उसका पहले से मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड एक नोशन होगा माइंड में, तो मैं उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाऊंगी। और जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं साथ साथ देखती भी चलती हूँ कि हाँ इस लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस यूज्ड प्रीडोमिनेंटली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये तो हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कौन सा टेंस वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन द लाइन ट्रेडिशनल जेट इंजन्स क्रिएट सिग्निफिकेंट नॉइज ड्यू टू द हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेज एंड टर्बाइन प्लेट्स। इसमें भी हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताना है, वो हम बाद में देख लेंगे।
हाँ, ये आया, ये ऐसा क्वेश्चन आया जो पैसे से रिलेटेड है। हाउ डू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स हेल्प रिप्रोड्यूस एयरक्राफ्ट की नॉइस को कैसे कम करते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स? तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक पैसेज मिलेगा हमें ये, तो वो तो हमारे लिए वैसे ही आसान है। व्हाट इज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ कंसर्न का मीनिंग क्या है इस सेंटेंस में? ठीक है, कंसर्न तो वैसे ही वरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी मार्क नहीं करेंगे हम। विद रिड्यूस्ड नॉइज पोल्यूशन दीज प्लेन्स कुड मेक एयर ट्रेवल मोर एक्सेप्टेबल टू कम्युनिटीज नियर एयरपोर्ट्स स्पेशली इन द अर्बन एरियाज व्हेन वेयर नॉइज इज अ मेजर कंसर्न। नॉइस जहाँ पे एक मेजर कंसर्न है, मतलब मेजर प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंटरेस्ट, सेलिब्रेशन, डिसरिगार्ड नहीं है, वरी होगा। ठीक है, पर बाद में मार्क कर देंगे इसको। अभी ये फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं जिसका हमें टेंस बताना है। In the pursuit of reducing noise pollution and improving the efficiency of air travel, engineers and scientists have turned their attention to a revolutionary concept, silent aircraft. आजकल के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। द आइडिया ऑफ क्वाइट एरोप्लेन्स has been around for decades, but recent advancements in materials, aerodynamics, and propulsion systems have brought us closer than ever to realizing this vision. Silent aircrafts are designed not only to minimize the noise produced during takeoff, landing, and flight, but to create a smoother and quieter overall flying experience. ठीक है, तो साइलेंट एयरक्राफ्ट के फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, कैसे वो मतलब हमें हेल्प कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें हर जगह हैज़ दिख रहा है, ठीक है, या फिर हैव दिख रहा है, हमें आर दिख रहा है, तो वो प्रेजेंट है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता, वो नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट ही है ये, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट नहीं है ये। फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो विल बी डूइंग होता, ठीक है, ऐसे विल बी एनीथिंग और वर्ब में आईएनजी होती। तो हैज़ बीन अराउंड, श्योर है ना हम। हैव टर्न्ड देयर अटेंशन, साइलेंट एयरक्राफ्ट आर। जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप के बाद लाइन खत्म हो रही है मैं वहाँ से रीड कर रही हूँ, क्योंकि वहीं से पता चलेगा ना हमें जो मेन लाइन्स हैं उनका टेंस क्या है। आर डिजाइंड, हैज़ बीन अराउंड और हैव टर्न्ड देयर, तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, आप देख सकते हो, हैव टर्न्ड, हैज़ बीन, हैव ब्रॉट। यस, इन्हीं सब से निकाल लेंगे हम जो मेन लाइन्स हैं उनका मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हाँ, मैं से साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरा रीड करने के बाद ही क्वेश्चन करूँगी। अगर मुझे क्लियरली आंसर दिख रहा है तो आई विल मार्क इट एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो छोड़ दो अभी। ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम जहाँ पे ये लाइन आएगी वहाँ पे देखेंगे अच्छे से। जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं एयरक्राफ्ट की नॉइज़ को रिड्यूस करने में। ऐसे कभी भी ना अपने आप को क्या बोलेंगे हम, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मैंने तो एक बार रीड कर लिया क्वेश्चन को, मैं दोबारा नहीं रीड करूँगा या करूँगी, मुझे एक बार में ही समझ आ जाना चाहिए। भाई, आपका आंसर मैटर करता है। कोई नहीं देख रहा आपने उसको 1000 बार रीड किया है या सिर्फ एक बार किया है, ठीक है। आप उसको 3 से 4 बार रीड करो अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, या फिर आप अच्छे से क्लैरिटी लेना चाहते हो। अभी मैं दोबारा रीड करूँगी ना, मुझे दोबारा से अगर अच्छे से चेक करना है तो ये क्या पूछ रहा है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स कैसे हेल्प करते हैं एयरक्राफ्ट नॉइज़ को कम करने में। ठीक है, तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे हम और ज़्यादा अच्छे से पैसेज को रीड करेंगे। वन अप्रोच टू रिड्यूसिंग एयरक्राफ्ट नॉइज इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन ऑफ क्वाइटर इंजन्स। ठीक है, ट्रेडिशनल जो जेट इंजन्स होते थे क्रिएट सिग्निफिकेंट नॉइज क्रिएट करते थे ड्यू टू द हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेज, बहुत स्पीड से निकलती थी उनसे, टर्बाइन ब्लेड से। हावेवर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स विच कंबाइन करते हैं कन्वेंशनल जेट प्रोपल्सन विद इलेक्ट्रिक मोटर्स भी उनमें ऐड हैं और कन्वेंशनल जेट प्रोपल्सन सिस्टम भी ऐड है, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। दीज इंजन्स प्रोड्यूस अ क्वाइटर थ्रस्ट पर्टिकुलरली व्हेन फ्लाइंग एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, अनदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन साइलेंट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन जो है, अभी देखो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि बस मेरा आंसर निकल गया, नहीं, लेकिन अगला पैसेज पढ़ो, वो भी साइलेंट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन के बारे में ही है। लेकिन नहीं, हमारा क्वेश्चन तो हाइब्रिड के बारे में था ना, हाइब्रिड का तो हो गया, नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लो, क्या जाता है रीड करने में, और क्लैरिटी होगी। अनदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन साइलेंट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इज़ द यूज़ ऑफ एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स
By optimizing the shape and structure of the aeroplane, engineers can reduce drag and turbulence, which are major contributors to the noise. Concepts like the blended wing body, which features a more seamless transition between the wings and fuselage, can further reduce sound generation during flight. थोड़ा सा noise disturbance कर रही होगी आपको पीछे से, प्लीज़ मैनेज करना. Silent aircraft technology also holds the promise of improving the environmental impact of aviation with reduced noise pollution. These planes could make air travel more acceptable to communities near airports, especially in urban areas where noise is a major concern. While we are not yet flying in completely silent planes, these advancements are an exciting step toward a future where air travel is both quieter and more environmentally friendly. Environment friendly होना चाहिए था ना, ठीक है. हाइब्रिड इंजन्स का सेकंड पैराग्राफ में था. कैसे रिड्यूस कर रही हैं? बाय यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं, बाय कंबाइनिंग जेट प्रपोल्जन विद इलेक्ट्रिक मोटर्स टू प्रोड्यूस क्वाइटर थ्रस्ट. यही आंसर है. फिर भी एक बार सी डी को रीड कर लो. बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैस नहीं, बाय एलिमिनेटिंग टर्बाइन ब्लेड्स. नो 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 नो, तो बी है. ठीक है, एग्जैक्ट दिया हुआ था, इसमें कुछ सोचना नहीं है. क्या मीनिंग है कंसर्न का? कंसर्न मतलब वरी, इंटरेस्ट, सेलिब्रेशन, डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड के बारे में भी एक बार के लिए सोच लेना क्या हो सकता है कि नहीं. डिसरिगार्ड करना किसी को मतलब उसको इंसल्ट करना है ना. डिसरिगार्ड करना इंसल्ट तो नहीं है. कंसर्न वरी, यस. डिसरिगार्ड क्या है? इग्नोर करना किसी को और नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग, ये ऑपोजिट है कंसर्न का. ठीक है, विच इम्प्लाइज द नॉइज दैट इज समथिंग पीपल केयर अबाउट और आर वरीड अबाउट. कंसर्न में मतलब हम किसी के बारे में वरीड हैं, लेकिन डिसरिगार्ड मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी हो वो. ठीक है, उसमें हम बिल्कुल वरीड नहीं हैं. हमारा रह गया एक क्वेश्चन 40th. कौन सा सेंटेंस का करेक्ट टाइप है? और ये क्वेश्चन होगा मेरा गलत, है ना, लग रहा है मुझे ऐसा. ट्रेडिशनल जेट इंजन्स क्रिएट करते हैं सिग्निफिकेंट नॉइज, ओके, ड्यू टू, क्योंकि उनमें हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, एंड टर्बाइन ब्लेड्स. देखो जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे दो क्लॉज हैं और एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसकी खुद की कोई सेंस नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कंपाउंड में दो क्लॉज हैं, दोनों की अपनी अपनी सेंस है. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इफ़ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर, अगर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती तो क्या आगे क्या मतलब कुछ बोलना पड़ेगा ना पूरे सेंटेंस का मीनिंग देने के लिए. आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, है ना, जिसमें एक क्लोज की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. कंपाउंड क्या है? जैसे मैं बोलूँ ही कम्स एंड आई गो, तो वो आता है, ये पूरी सेंस है अपने आप में, और मैं चली जाती हूँ आई गो, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, सिंपल तो मतलब सिंपल, आई एम डूइंग माई बिजनेस, वो सिंपल है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे दोनों को हमने मर्ज कर दिया है. तो ट्रेडिशनल जेट इंजन्स क्रिएट करते हैं सिग्निफिकेंट नॉइज ड्यू टू द हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेज एंड टर्बाइन ब्लेड्स. तो ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ ना. किसी सब्जेक्ट का हमने इंजन्स क्रिएट सिग्निफिकेंट नॉइज एक्सप्लेनेशन दिया कि वो नॉइज क्यों क्रिएट करता है, इस चीज़ की वजह से, ड्यू टू द हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेज एंड टर्बाइन ब्लेड्स. देखो, किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होने के लिए दो क्लोजेस की मैंडेटरली नीड लगेगी. क्लोज का क्या मतलब है? जहाँ पे एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो. फिर से एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, तो दो क्लोज में दो सब्जेक्ट हो गए, दो वर्ब हो गई. लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ट्रेडिशनल जेट इंजन्स, फिर एक वर्ब है क्रिएट, इसके बाद तो कोई और सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है. ड्यू टू द हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेज एंड टर्बाइन ब्लेड्स तो ऑब्जेक्ट है ना. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस है सिंपल. अभी ये कुछ और बना दें तो मुझे नहीं पता. हाँ, सिंपल है. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. कोई एडिशनल क्लोज नहीं है. यस, यही रीज़न है इसके सिंपल होने का. क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लोज हो गई. इफ़ आई हैव प्रैक्टिस्ड मोर, आई के साथ हैव प्रैक्टिस्ड, एक सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया. आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, फिर से एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, वुड हैव पास्ड. ठीक है, कंपाउंड में क्या होगा? कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ता है. हाँ, कंपाउंड में दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट होंगी और उनको ज्वाइन करने वाला कोई कंजंक्शन होगा, एंड और वाइल कुछ भी हो सकता है. कॉम्प्लेक्स में कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं है. सबऑर्डिनेट क्लोज हम ऐसी क्लोज को बोलते हैं जो कि मतलब
डिपेंडेंट है। जैसे हमने बोला इफ़ आई हैव प्रैक्टिस्ड मोर, तो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। मे बी मैं थोड़ा कंफ्यूज बोल रही हूँ, शायद ये प्रिंसिपल क्लोज भी हो, इसको देख लेना यार एक बार, शायद मैंने गलत बता दिया हो, थोड़ा श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ पे। ओके, सिंपल मतलब जहाँ पे पूरा सेंटेंस एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज है, बिल्कुल ठीक। और क्लोज कैसे है वो ध्यान रखना है, ये है मेन पॉइंट। एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लोज है, एक दूसरा सब्जेक्ट एक दूसरी वर्ब एक अनदर क्लोज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, सेंटेंस हैज़ नीदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोजेज और नो डिपेंडेंट वंस। अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, सॉरी एक से नहीं, दो से ज़्यादा, दो तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में होंगी ना, दो से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, वो सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मतलब उसमें आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब तो देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको क्लू दे रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब तो आपको किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी ही, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और 2 से ज़्यादा वर्ब्स, ठीक है। तो ये वाला पैसेज तो हो गया हमारा करेक्ट। अब मुझे बैक आके देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, कौन से क्वेश्चन रहते हैं हमारे। 39, 38, ये हो गया, ओके, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। पर्सोनिफिकेशन, अच्छा क्वेश्चन था वो, है ना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला भी अच्छा पॉइंट सीखा हमने, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी स्किप हो जाती है माइंड से, धीरे धीरे कभी आगे आती हैं तो पता चलता है। 22 से शुरू होते होंगे शायद, नहीं 21 से शुरू हो रहे हैं। अरे अच्छा, मतलब 2 पैसेज हैं क्या एक साथ। 18, 17, ओके, 18 से 25 तक, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। देरी किस चीज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस यूज़ करना है जो पैसेज में यूज़ हो रखा है। पैसेज में मतलब पूरे पैसेज में, ये तो बहुत छोटा पैसेज है, अच्छी बात है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार मैं ऑप्शन रीड कर लेती हूँ। द टाउन्स एनुअल पिकनिक वॉज अ डल एंड क्वाइट अफेयर, चिल्ड्रन प्लेड टैग एंड फैमिलीज एंजॉयड द वार्म ब्रीज ड्यूरिंग द पिकनिक, Uncle Joey accepted his prize, a giant pie-shaped trophy with a goofy smile on his face. Goofy smile क्या होती है? The pie-eating contest had a countdown from 3 before it began. Okay, कोई स्टोरी सी है, फनी सी लग रही है। करेक्ट यूज़ करना है हमें वर्ब का, ठीक है, बता देंगे ये तो हम। अंकल जो वॉज क्राउंड द पाई ईटिंग चैम्पियन, पाई ईटिंग के चैम्पियन बने अंकल जो, टू थंडरस अपलॉज। थंडरस का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए थंडरस का मीनिंग बताना। कभी भी ना किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है हमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में, बस अच्छे से अपना दिमाग लगाना होता है हमें, शांति से, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं अभी, छोटा सा ही पैसेज है। इट वॉज अ सनी समर डे एंड द एनुअल टाउन पिकनिक वॉज इन फुल स्विंग। ठीक है, पिकनिक का मेंशन है। द टाउन्स फोक मतलब उस टाउन के रहने वाले जो लोकल बंदे हैं, लोकल लोग वहाँ के, had gathered at the local park setting up picnic tables laden with homemade goodies। laden with मतलब वो भरी हुई थी बिल्कुल, घर के जो खाना बनाया हुआ है उन सब चीज़ों से। children played tag and families lounged on colorful blankets enjoying the warm breeze। the highlight of the picnic was the much anticipated pie eating contest था। it was a sight to behold with contestants of all ages eager to prove their mettle in devouring pies as quickly as possible। तो पाइज खाने थे उन्हें जल्दी से, ठीक है। The rules were simple, no hands allowed and the one who finished their pie first would be the crowned the pie eating champion, जो कि अंकल जो हुए, हमें क्वेश्चन से पता चला। Among the contestants was Uncle Joe, a jolly man with a penchant for pie। penchant मतलब उनका बहुत इंटरेस्ट था पाई में, तो जिसका इंटरेस्ट होता है वही जीतता है उस चीज़ में, तो आपको भी अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अंकल जो की तरह। His belly shook with laughter as he prepared to dive head first into his cherry pie। क्योंकि उन्होंने हेड से ऐसे मतलब नीचे सर किया खाने के लिए, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर हैंड्स। द क्राउड चीयर्ड एंड द काउंटडाउन बिगेन, 3, 2, 1 गो। वहाँ पे क्वेश्चन था ना कि काउंटडाउन 3 से शुरू हुआ, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। Shouted the referee and the contest was underway। The contestants
buried their faces in their pies, creating a spectacle of messy and comical eating. ओके क्योंकि पूरा मैसी हो जाएगा ना, आप अपने हैंड यूज़ नहीं करोगे तो. क्रम्स एंड विप्ड क्रीम फ्लू इन एवरी डायरेक्शन. अंकल जो इन हिज एंथुजियाज्म मिस्टेकनली टुक अ बाइट ऑफ हिज ओन नोज इंस्टेड ऑफ पाई, causing uproarious laughter हुआ from the onlookers. This is really funny. His face was a Picasso of cherry filling and whipped cream. As the seconds ticked away, it became clear that Uncle Joe was neck and neck with a determined teenager. ठीक है, मतलब एक टीनेजर और अंकल जो, उन दोनों के बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, लाइक एस एस सीजीएल. द क्राउड्स चीयर्स reached a fever pitch. Okay. In a final heroic effort, Uncle Joe managed to shovel the last bits of pie into his mouth. मतलब जैसे तैसे डाल लिया उन्होंने लास्ट बाइट को भी अपने माउथ में. नैरोली एजिंग आउट द टीनेजर, तो बिल्कुल नैरो मार्जिन से हराया उन्होंने टीनेजर को. अंकल जो वॉज क्राउंड द पाई ईटिंग चैंपियन टू थंडरस अपलॉज. थंडरस का मीनिंग पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे केयरफुल हो जाना है. थंडरस अपलॉज मतलब बहुत ज़्यादा तालियां बजी उनके लिए. ठीक है. विद अ बैली फुल ऑफ चेरी पाई, पूरा पेट भर गया उनका पाई से. एंड गूफी ग्रीन ऑन हिज फेस, ग्रीन स्माइल होती है कि ऐसी स्माइल, यस कि मैंने खा लिया और मेरा पेट भर रहा हुआ है और मैं जीत भी गया, तो एक ऐसी स्माइल थी उनके फेस पर. ही एक्सेप्टेड हिज प्राइज, अ जायंट पाई शेप्ड ट्रॉफी. ओके, ट्रॉफी भी पाई शेप्ड की थी. दैट मेड द होल पार्क बर्स्ट इनटू लाफ्टर. इट वॉज अ वेरी नाइस पैसेज. देखो, तो क्योंकि ये एक स्टोरी थी, तो स्टोरी जनरली पास्ट में होती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूरी स्टोरी का जो है वो टेंस पूछा हुआ है, तो वो के सारे पास्ट में ही हैं. फर्स्ट लाइन देखो, इट वॉज अ सनी डे, पास्ट हो गया. टाउन्स हैड गैदर्ड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया. अगला लाइन देखो, चिल्ड्रन प्लेड, सिंपल पास्ट हो गया. द हाईलाइट पिकनिक वॉज, सिंपल पास्ट. इट वॉज अ साइट, सिंपल पास्ट. द रूल्स वर सिंपल, सिंपल पास्ट. मैं फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन देख रही हूँ, वॉज अंकल जॉय, सिंपल पास्ट. जो देखो ऐसा हो सकता है कोई कोई लाइन पास्ट परफेक्ट में है, जैसे पीछे थी हैड गैदर्ड, पर जर्नली वो आंसर होगा जिसमें मोस्टली लाइंस जिस टेंस में गिवन है. तो मोस्टली लाइंस मुझे तो सिंपल पास्ट में लग रही हैं. द कंटेस्टेंट्स बरीड देयर फेस, V2 सीधा सिंपल पास्ट. क्रम्स एंड विप्ड क्रीम फ्लू सीधा V2 सिंपल पास्ट हो गया. एज द सेकेंड्स टिक्ड अवे सिंपल पास्ट हो गया. अंकल जो मैनेज्ड, सिंपल पास्ट. एंड ही एक्सेप्टेड हिज प्राइज, सिंपल पास्ट. ठीक है, तो सिंपल पास्ट, इतना सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट ही होगा आंसर, पास्ट सिंपल, ऑप्शन बी. जर्नली जो लाइंस ज़्यादा जिस टेंस में गिवन है वही आंसर होगा हमारा. ठीक है, हम एक लाइन के ऊपर किसी दूसरे ऑप्शन को डाउट में बिल्कुल नहीं रखेंगे. ओके. कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? टाउन्स एनुअल पिकनिक वॉज ए डल एंड क्वाइट अफेयर. अरे नहीं, कितना तो बोला उन्होंने, यही ट्रू नहीं है. सब लोग बहुत चीयर कर रहे थे और ऐसा अपलोज था कि जो थंडरस था कि कांप जाए कोई उनकी आवाज़ सुन के, इतनी खुशी का माहौल था वहाँ पे. चिल्ड्रन प्लेड टैग्ड, फैमिलीज एन्जॉयड द वार्म ब्रीज, यही था. अंकल जो प्राइज जीते, पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट जो था उसका काउंटडाउन शुरू हुआ 3, 2, 1 से. यस, डल एंड क्वाइट अफेयर बिल्कुल नहीं था, ये ट्रू नहीं है. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म. ओके, जहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे वर्ब की फॉर्म करेक्टली यूज्ड है. द टाउन फॉक हैड गैदर्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो फर्स्ट तो गलत है. एज द सेकेंड्स टिक्ड अवे, इट बिकेम क्लियर दैट अंकल जो वॉज नेक एंड नेक विद द डिटरमाइंड टीनेजर, ये तो बिल्कुल ठीक है. सेकेंड्स टिक्ड अवे, इट बिकेम क्लियर, बिल्कुल ठीक है. लेकिन एक बार अगले पढ़ लेते हैं. द हाईलाइट, हमेशा एक्यूरेसी पे अगर आपको टारगेट करना है तो सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा. आपने देखा होगा, चाहे मुझे आंसर एकदम से दिख गया लेकिन फिर भी मैं उसको टिक करके नहीं जाऊंगी. मैं आपके सामने नहीं जा रही, मतलब मेरा ये पेपर ही चल रहा है, मैं अपने पेपर में भी नहीं जाती. अपने पेपर में भी मैं सारे ऑप्शंस को देखती एक बार एक्यूरेसी के लिए. द हाईलाइट ऑफ द पिकनिक वर, हाईलाइट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा. हाईलाइट ऑफ द पिकनिक वॉज होना चाहिए. वॉज मच एंटिसिपेटेड पाई ईटिंग कंटेस्ट. अंकल जो मैनेज्ड होगा टू शोवल द लास्ट बिट्स ऑफ पाई इनटू हिज माउथ नैरोली एजिंग आउट द टीनेजर. तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर. ठीक है. एक चीज़ हमें बतानी थी कि जब भी
मुझे बतानी थी कि जब भी हम किसी पैसेज को रीड करते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका मीनिंग सीरियसली हमें नहीं पता होता, लेकिन जस्ट बिकॉज हम पैसेज से रिलेट कर पा रहे हैं, साथ साथ उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, तो हम उसकी सेंस से समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो आप एक नोटबुक रखो अपने साथ, जो कि जिसमें आपको ऐसे वर्ड्स या ऐसे रूल्स जो भी आपने इस मॉक से सीखे हैं उनको मेंशन करना है। जैसे अगर आपने आज इसमें से कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस का मतलब क्या होते हैं सेंटेंस, ये चीज़ सीखी है, तो वो आप उस नोटबुक में लिखो। आपने सिमाइल, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और एक और क्या था, हाइपरबोल, इन चारों चीज़ों का मीनिंग, इनका डिफ्रेंशिएटिंग फीचर अगर सीखा है तो उसको लिखो वहाँ पे। और जब भी आप नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, एक बार उस नोटबुक को रिवाइज करके जाओ, तभी वो आपको बेनिफिट देगी। ऐसे मॉक पे मॉक लगाने से कुछ नहीं होने वाला अगर अच्छे से एनालाइज नहीं करते तो। जैसे इस में रीड करते हुए मुझे मेटल और डिवाउरिंग का मीनिंग नहीं पता था, जो यहाँ पे है। इट वॉज अ साइट टू बिहोल्ड विद कंटेस्टेंट्स ऑफ ऑल एजेस ईगर टू प्रूव देयर मेटल इन डिवाउरिंग पाइज। मैं उसका मतलब समझ रही हूँ यहाँ पे, पर मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। कल को अगर ये सिनोनिम में आ गया तो मुझे एप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढने के लिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मेटल और क्या है डिवाउरिंग, इनका मीनिंग देखना पड़ेगा एक बार। तो आपके लिए जो मुश्किल वर्ड है उसको आप देखना, हो सकता है आपके लिए कोई और वर्ड अच्छा हो। अंकल जो वॉज क्राउंड द पाई ईटिंग चैंपियन टू थंडरस अपलॉज। यहाँ पे थंडरस का क्या मतलब है, सोनोरस। यस, थंडरस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, थंडर की आवाज़ आई। टेस्टलेस, सिंपल, सॉफ्ट नहीं है, कितने आसान ऑप्शन दिए। सोनोरस मतलब, सोनोरस हमने साइंस में ही पढ़ा है, मेटल्स आर सोनोरस ना। जब उनको हम हिट करते हैं किसी हार्ड सरफेस से तो उनमें आवाज़ आती है, थंडरस। हाँ, दे मेक साउंड। हो गया ये, ओके। अभी आया आसान सा पैसेज। फिर से करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज़ करना है हमें, कर देंगे ये तो हम। कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो रखा है भाई, इस बार ना आपको ग्रामर की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। चैप्टर को करना पड़ेगा आपको, हर ग्रामर के हर एक चैप्टर को। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं सारे चैप्टर आपको ब्रीफ में करवा दूँ एक बार? मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, अब प्रोनाउन के अलग अलग टाइप हैं, कंजक्शन के अलग अलग टाइप हैं, एडवर्ब के अलग अलग टाइप हैं, तो शायद हम एक सीरीज़ निकाल सकते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस करें ये सारी चीज़ें। आप अपना एक बार रिकमेंडेशन देना मुझे इसके रिगार्डिंग। मेरे तो एफर्ट लगेंगे ही, पर कोई नहीं। चलो सॉरी, क्वेश्चन पढ़ना था हमें, मैं भी बातों में उलझ गई। कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो रखा है ये बताना है। व्हाट इज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है बता देंगे। व्हाट मेजर्स, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें पैसेज से। डज द इंडियन गवर्नमेंट टेक ड्यूरिंग प्राइस रैलीज टू एंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अच्छा इंडियन गवर्नमेंट का क्या टेक है, क्या डिसाइड किया उन्होंने ड्यूरिंग प्राइस रैलीज। 24 में भी ऐसा ही कुछ है। ये प्रोनाउन बताना है, ये सेंटेंस बताना है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। When the two ills of poverty and climate change collide, ठीक है, ह्यूमैनिटी सफ़र्स, कि पॉवर्टी भी है दुनिया में और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है साथ साथ में। एज द वर्ल्ड स्टीयर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, द इंटरसेक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी, ट्रेड पॉलिसीज एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैज़ बिकम क्रिटिकल, ठीक है। द इंटरसेक्शन जो है वो क्रिटिकल हो गया हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें मिली हुई होनी चाहिए। एक्सपोर्ट कंट्रोल स्पेशली फॉर फूड प्रोडक्ट्स आर क्वाइट रीजनेबल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। हाउएवर द सिचुएशन इज कंसर्निंग व्हेन सीन फ्रॉम द लेंस ऑफ लो इनकम फूड इंपोर्टिंग नेशंस, ओके। There are price swings for crops almost every year. The Rabi harvest, which usually contributes 70 to 75% of the annual production, turned out to be low in July 2024, leading to a 100% spurt in prices as compared to last year. During such wild price rallies, the government restricts, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, प्राइस रैलीज के टाइम पे कैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, क्या क्वेश्चन था एक बार दोबारा देखो। क्या मेजर लिया इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइस रैलीज के टाइम पे ताकि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, ठीक है। नहीं, इसी को निकालते हैं पहले। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। ड्यूरिंग सच वाइल्ड प्राइस रैलीज द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट्स कर दिया गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को, विद एन एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। दिस ईयर इट वॉज एज हाई एज 40% एंड इंट्रोड्यूसेज मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया।
दिस एंश्योर्स दैट द ट्रेड इज़ लिमिटेड विद इन इंडियन बॉर्डर्स में होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे, किसी को बाहर बेचेंगे तो उसको हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा और उससे हमारे इंडियन बॉर्डर्स के अंदर ट्रेड इंक्रीज होगा। एंड द डोमेस्टिक डिमांड इज मेट, ओके, डोमेस्टिक लोकल डिमांड बढ़ेगी हमारी। ऑन द फ्लिप साइड इट इम्पैक्ट्स फूड सिक्योरिटी मेजर्स को इम्पैक्ट करेगा ये। इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटस्पॉट्स फॉर हंगर, हंगर हैज़ ऑलवेज हॉन्टेड mankind. However, despite the progress of the human race, some 309 million people across 71 countries still experience acute hunger. Political instability, extreme weather, and labor issues have traditionally been the major causes of disruption in food production. Climate change has further complicated matters. International organizations, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, World Cup Group, World Food Program, and World Trade Organization have appealed to countries to avoid restrictive export policies, support facilitation measures for food and fertilizers, promote trade finance, and adhere to WTO's 12th Ministerial Conference commitments. The preference, however, is to protect domestic interests toward food security and self-reliance. देखो, जब मैं इस पैसेज को रीड करती हूँ ना, तो आपको मेरी रीडिंग सुनने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप यहाँ से स्किप करो वीडियो को और जहाँ से मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से देखो उसको, ठीक है। लेकिन या फिर आप स्पीड में देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या मेजर लिए भाई इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए? एक्सपोर्ट ड्यूटी को लोअर किया, नहीं। इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन को, नो। रेजिंग फूड इंपोर्ट्स टू मीट डिमांड, नो। रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सपोर्ट्स को विद एक्सपोर्ट ड्यूटीज मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ये तो डायरेक्टली गिवन था हमें, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग, क्या है कॉम्प्लिकेटेड का इन द सेंटेंस? क्लाइमेट चेंज हैज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, क्लाइमेट चेंज ने सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया है। मेड मोर एन्जॉयबल, मेड मोर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। मेड मोर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है? इज इट जो इस सेंटेंस में है। ऑन द फ्लिप साइड इट इम्पैक्ट्स फूड सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी मेजर्स को इम्पैक्ट करता है। इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटस्पॉट्स फॉर हंगर। पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, पोजेसिव तो वो होता है देम सेल्व्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव है। इट इम्पैक्ट्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ से है ये? इंटेरोगेटिव तो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, ओके, सब्जेक्टिव है ये। यहाँ पे इट जो है, इट के साथ जो वर्ब आई है इम्पैक्ट्स, वो इट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, तो इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। सेंटेंस का टाइप फाइंड आउट करना है। द प्रेफरेंस हाउएवर इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। पहले हम देखेंगे कितने सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी वर्ब हैं। द प्रेफरेंस, द आर्टिकल नाउन के साथ है, नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो द प्रेफरेंस सब्जेक्ट है। हाउएवर इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, नहीं मेन वर्ब है यहाँ पे। तो इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस, और कोई वर्ब ही नहीं है, कोई वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपल ही हो गया ना, ठीक है। कंपाउंड में दोनों हमें इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कम से कम 3 सब्जेक्ट होंगे और 3 वर्ब होंगी और 3 क्लोज कम से कम होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती पर उससे। तो ये वाला पूरा पैसेज, 2 पैसेज हमारे निपट गए, ठीक है। पीछे चलते हैं, अभी शायद सिर्फ हमारी जंबल्ड सेंटेंसेस बचे हैं। देखो, हो सकता है कि आपको लगे कि मैम ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें, और सीरियसली ले भी लिया, पर कोई नहीं। अगला जो टेस्ट मैं अटैम्प्ट करूँगी, मेरा भी फर्स्ट टेस्ट था तो मुझे अच्छे से नहीं पता चला कि शायद मुझे टाइमर लगा करना चाहिए था। और वो भी चीज़ है कि मुझे हर चीज़ को एक बार एक्सप्लेन करना होता है। आप फर्स्ट वीडियो को देख रहे हो तो आपको सीखने के लिए देख रहे हो ना। अगर मैं ऐसे टाइम बाउंड हो जाऊँगी तो मैं ज़्यादा सिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और वैसे भी टाइम की कोई इसमें फ़ाइट होती ही नहीं है ना, हमें तो नॉलेज गेन करनी है इसमें ज़्यादा। आप स्पीड पे देख लो, आपको अगर वीडियो लंबी लग रही है तो यू हैव द ऑप्शन, बट आई डोंट हैव। अगर मैं टाइम बाउंड हुई तो फिर मैं सच में बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाऊंगी जो आपके लिए नुकसानदायक है। चलो 3 हमारे पैसेज रहते हैं, इनको करते हैं एक बार। बैटरी भी बहुत कम है आईपैड में। SQ P और R, PQRS सबसे किसी से भी शुरू कर दिया इन्होंने। जब भी आप PQRS को अटेम्प्ट करते हो तो एक बार डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें। क्या करना चाहिए आपको? 1 गो में सारे जो लाइंस हैं सबको रीड करो
उनको रीड करने के बाद ही अच्छे से कॉम्प्रीहेंड होगा आपको। रीड करने के बाद देखो ऑप्शन कौन से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से शुरू हो रहा है। जनरली कई बार हमें सिर्फ किसी दो से मिलता है, किसी एक से मिलता है। फिर आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी सेंस से देखो आपको कौन सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है। और इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो किसी एक्टिविटी को, प्रोसेस को, किसी फिनोमेना को, किसी भी एक नाउन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का काम है, उसके बाद फिर फर्दर उस पर बात होगी। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए इट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फर्दर कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं। और PQRS में आपको ग्रामर भी बहुत हेल्प करती है। कहीं पे आपको कोरिलेटिव कंजक्शंस मिलेंगे कि वो हमेशा एक साथ ही होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देख के चलना पड़ेगा। और सबसे ऊपर है आपकी कॉमन सेंस, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ग्रामर या कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा तो आप सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग जाओ, वहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट होगा। चलो, इस सेंटेंस में क्या है कि फर्स्ट और लास्ट पार्ट फिक्स्ड है, फर्स्ट और लास्ट 6 फिक्स है, बाकी जम्बल्ड है। ठीक है, मतलब हाँ अनजम्बल्ड है, जम्बल्ड तो हमें करना है उनको। ओके, अभी देखो, अब बी कॉलोनी ऑपरेट्स एज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सुपर ऑर्गेनिज्म है बी कॉलोनी, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक क्वीन होती है जो सबसे अपने जो लेबर है नीचे उनसे काम करवाती है, तो वो फुली हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंटली काम करती है। ठीक है, 6th क्या है, दिस रिमार्केबल सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड कम्युनिकेशन एंश्योर करता है द कॉलोनी कैन थ्राइव। ठीक है जी, अब हम बीच के पढ़ते हैं। बी कॉलोनी के बारे में है, अदर बीज आर फॉरेजर्स। अदर बीज पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, अभी तो सिर्फ बी कॉलोनी का बताया है, कुछ बीज का तो बताया ही नहीं। अदर बीज कहाँ से आ गया, तो पी से तो शुरू नहीं होगा, सी ऑप्शन गया। अदर बीज आर फॉरेजर्स टास्क्ड विद फ्लाइंग आउट टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, ईच मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द होल हाइव। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग दीज फॉरेजर्स कौन से फॉरेजर्स भाई, एक बार आर ऑप्शन से जो शुरू हो रहा है उसको भी एलिमिनेट कर दो बेशक। दीज फॉरेजर्स, अभी तो तुमने सेंटेंस 1 में सिर्फ बी कॉलोनी के बारे में बताया है, कौन सी फॉरेजर्स बताओ। जो अदर बीज थी ना, अदर बीज क्या है, फॉरेजर्स, तो पी के बाद ही आर होगा। ठीक है, वहाँ पे बताया गया दीज फॉरेजर्स परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेगल डांस टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज की टू देयर हाइव मेट्स। देखो यार, सच में दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द क्वीन बी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉलोनी। तो एक तो हमें क्लू मिला कि पी के बाद आर होगा, फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन थर्ड में पी से शुरू होना चाहिए और पी के तुरंत बाद आर होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ बीच में कोई और सेंटेंस आएगा, तुरंत बाद आर होगा, क्योंकि फॉरेजर्स के बारे में डायरेक्टली हम वही बताएंगे ना, दीज फॉरेजर्स, कुछ और बोल के फिर तो दोबारा से उस चीज़ को कंटिन्यू पीछे से नहीं करेंगे। सी डी गया हमारा, एस क्या क्यू से शुरू होगा। तो अभी देखते हैं, अभी दोनों को हम मर्ज करके देखेंगे और जहाँ हमारी सेंस बोलेगी कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको हम मार्क करके आगे निकल लेंगे। बी कॉलोनी ऑपरेट करती है एज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट सुपर ऑर्गेनिज्म है। ओके, एस क्या है अभी, फॉर इंस्टेंस द क्वीन बी इज रिस्पॉन्सिबल ए फॉर लेइंग एग्स एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनी। किस चीज़ का इंस्टेंस बता रहे हो भैया आप, इस चीज़ का बता रहे हो कि बी कॉलोनी जो है, बी कॉलोनी में क्वीन ठीक है, लेकिन एक बार आप क्यू को पढ़ो, हर एक मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल है जो कंट्रीब्यूट करता है उस हाइव का सर्वाइवल को। तो हर एक मेंबर की जो बात है वो क्यू में है और क्वीन भी एक मेंबर ही है उस हाइव का। तो पहले हम जर्नल टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, जर्नल टर्म मेंबर है, क्वीन स्पेसिफिक है उस मेंबर के अंदर भी, कौन सा मेंबर, क्वीन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले क्यू होना चाहिए, हर एक मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल है, फिर जो अभी क्या रोल है उसका इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं क्वीन बी रिस्पॉन्सिबल है लेइंग एग्स के लिए, एंश्योरिंग द, ताकि जो कंटिन्यूएशन है हियरार्की बनी रहे इनकी कॉलोनी की। क्यू के बाद एस, फिर पी, और जो अदर बीज हैं, यस यहाँ से तो हम श्योर हो गए बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्वीन बी की बात की, फिर अदर बीज, एस के तुरंत बाद पी आना चाहिए ना, अदर बीज फॉरेजर्स हैं। और आर में देखा, अच्छा, टास्क विद फ्लाइंग आउट, बाहर निकलना है उनको नेक्टर कलेक्ट करने के लिए और पोलन लेने के लिए फ्लावर से। अपॉन रिटर्निंग, पहले वो बाहर निकली नेक्टर लेने के लिए, अब बाद में जब वो रिटर्न की, इन फॉरेजर्स को एक कॉम्प्लेक्स वेगल डांस करना होता है ताकि फूड सोर्सेज तक ये लोकेट कर सके टू देयर हाइव मेट्स।
100% श्योर, QSPR, ठीक है। जब भी आप 100% श्योर होते हो तभी आप मार्क करोगे। ऐसा कभी भी आपको अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं हो सकता, जब आप पूरी तरीके से अवेयर हो पेपर को लेके, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है। अगर आपने हल्के में लिया ना किसी भी लाइन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, तो बस सोच लो वहीं पे लंका लग गई, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, ओके, 2 ही बचे हैं, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है हमारे। ओके, पढ़ते हैं। ABCD, नहीं डी नहीं है, ABC है सिर्फ। हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक पेडेस्ट्रियंस देन पेट्रोल और डीजल कार्स, ओके, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। क्या बोल रही हैं कि अगर ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में तो वो पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा स्ट्राइक कर रही हैं, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को नहीं। समथिंग इंटरेस्टिंग, ड्राइवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स टेंड टू बी यंगर एंड लेस एक्सपीरियंसड है, ओके, इसलिए। एंड द व्हीकल्स आर मच क्वाइटर हैं देन कार्स विद कंबशन इंजन्स, ओके, तो हो सकता है कि किसी को आवाज़ ना आए और कोई किसी को पीछे से ठोक के निकल जाए। मेकिंग देम हार्डर टू हियर स्पेशली इन टाउन्स एंड सिटीज़ में वैसे ही बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो हो सकता है गाड़ी की आवाज़ ना आए उनको। वाई इको फ्रेंडली कार्स आर मोर हैजार्डस इज अनक्लियर बट रिसर्चर सस्पेक्ट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर टू ब्लेम, ओके। Data from 32 billion miles of battery-powered car travel and 3 TN miles of petrol-diesel car trips showed that mile for mile electric and hybrid cars were twice as likely to hit pedestrians than fossil fuel-powered cars and 3 times more likely to do so in urban areas में। ठीक है जी, ठीक है। A, C और B से 2 सेंटेंस B से शुरू हो रहे हैं, पर कोई नहीं, हमें इस चीज़ पे नहीं जाना, हमें अपनी सेंस पे जाना है, ठीक है। सी में क्या बोल रहा था, वाई इको फ्रेंडली कार्स आर मोर हैजार्डस, ये अनक्लियर है हमारे लिए, बट रिसर्चर सस्पेक्ट करते हैं एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं आर टू ब्लेम, बहुत सारे फैक्टर्स ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ लिंक फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी निकल सकता है ये। तो ड्राइवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार टेंड टू बी यंगर और लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, द व्हीकल्स आर मच क्वाइटर देन कार्स विद कंबशन इंजन्स मेकिंग देम हार्डर टू हियर स्पेशली इन टाउन। देखो जो ऑप्शन ए है ना वो ज़्यादा जर्नलाइज्ड है, उसमें सिंपल ये बताया हुआ है इलेक्ट्रिक कार्स पेडेस्ट्रियन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी, लेकिन क्यों पहुँचाएंगी, कैसे पहुँचाएंगी, तरीका क्या है वो नुकसान पहुँचाने का, वो ऑप्शन बी में है। क्योंकि वो साइलेंट होती हैं तो हो सकता है कि पेडेस्ट्रियन को उनकी आवाज़ ना सुनाई दे, उनका इंजन क्वाइटर है। तो ए के बाद बी होगा, जिस भी सेंटेंस में बी के बाद ए है उसको हटा दो, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है बी के बाद ए है, गया। ऑप्शन नंबर सी में भी बी के बाद ए है, वो भी गया। ऑप्शन नंबर डी में भी बी के बाद ए है, वो भी गया। ए बी सी डी हो गया ये तो, नहीं ए डी सी बी हो गया। थोड़ा और श्योरिटी ले लें, इतना जल्दी मुझे ऐसे 100% वाली बात नहीं आ रही। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स मोर लाइकली हैं टू स्ट्राइक, पेडेस्ट्रियन को स्ट्राइक करती हैं देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल से, पर्टिकुलरली टाउन्स और सिटीज़ में, अकॉर्डिंग टू एक एनालिसिस आई है। ओके ओके ओके, ब्रिटिश रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के। देखो जब भी किसी रिपोर्ट कोई थ्योरी कुछ रिलीज़ होती है तो हम उसका जो मेन पोस्टुलेट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, और फिर हम उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उससे रेलिवेंट फैक्ट्स देंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला। जो एक एनालिसिस आया है ना ब्रिटिश रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का, उसने ऐसा ऐसा बता दिया। अब डी में क्या है, अब वो एनालिसिस को डिटेल में बता रहे हैं। जो डेटा आया है 32 बिलियन माइल्स बैटरी पावर्ड कार ट्रेवल से 3 TN माइल्स पेट्रोल कार डीजल कार ट्रिप्स, इसने शो किया माइल फॉर माइल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स वर ट्वाइस एज लाइकली टू हिट पेडेस्ट्रियंस को हिट करती हैं देन फॉसिल फ्यूल पावर्ड कार्स, और 3 टाइम्स। ये डेटा को और स्पेसिफिकली बता रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में डेटा हमने सिर्फ इतना ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं पेडेस्ट्रियंस को। थर्ड में लास्ट में हमने एग्जैक्टली बताया कितना पहुंचाती हैं, अर्बन एरियाज़ में 3 टाइम्स। फिर सी में वाई इको फ्रेंडली कार्स आर ज़्यादा हैजार्डस हैं, वो अनक्लियर है हमारे लिए, बट रिसर्चर्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को ब्लेम किया है।
ठीक है। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? ये फैक्टर है कि जो ड्राइवर होते हैं ना इलेक्ट्रिक कार्स के, वो यंगर हैं, लेस एक्सपीरियंसड हैं, और व्हीकल्स शांत भी हैं, ठीक है। तो मतलब उनका इंजन क्वाइट है, मेकिंग देम हार्डर टू हियर स्पेशली इन टाउन्स एंड सिटीज़। यस, जो सी में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि वो अनक्लियर क्यों है और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो फैक्टर को एक्सप्लेन किया गया है बी में। नाउ आई एम श्योर आई कैन से यस इट इज़ द थिंग, वो यही होगा। और वैसे भी ए के बाद बी होगा, बी के बाद ए की बिल्कुल कोई सेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं अपने पेपर में इसमें जाती ए डी सी बी के साथ। यस, यही करेक्ट है, ठीक है। ए और डी तो मैंडेटरी पेयर हैं, क्योंकि ए बात करता है किसी डिस्कशन का सब्जेक्ट जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट रोड एक्सीडेंट्स के बारे में दिया हुआ है, कैन बी पॉसिबली कॉज्ड बाय दीज कार्स। और फिर डी उसको सपोर्ट करता है, उस डेटा को और भी स्पेसिफिकली बताता है क्या डेटा आया है। पर इससे ज़्यादा मुझे तो ए बी का पेयर अच्छा लग रहा था। पेयर इन द सेंस कि ये चीज़ कि पहले ए होगा, क्योंकि ए में जनरल बात बोली गई है वो नुकसान पहुंचा रहा है, और बी में उसका रीज़न दिया हुआ है क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा पहले हम किसी चीज़ का रीज़न दे रहे हैं, बाद में बोलेंगे ऐसा होता है जी। पहले बताएंगे ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, फिर उसका रीज़न देंगे, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके ओके, मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ निकालना है। ए नहीं है, बी डी सी से शुरू है। हम तो ए से ही रीड करना शुरू कर देते हैं। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन एमर्जिंग इकोनॉमीज, इट हैज़ ऑल्सो एग्जासरबेटेड, मतलब और भी ख़राब किया है इसने, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, एज इंडस्ट्रीज एक्सपेंड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब किया है ग्लोबलाइजेशन ने, लेकिन इसके बावजूद भी पॉवर्टी से बहुत सारे कंट्रीज़ को निकाला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को मीट करने के लिए। ओके, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द वे नेशंस इंटरेक्ट विद कंट्रीज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रही हैं ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, foreign investment and cross-border labor markets to drive economic growth. The rise of multinational corporations. The rise of multinational corporations and global supply chains has allowed businesses to operate on a scale never before imagined, but it has also led to concerns अबाउट इनकम इनइक्वालिटी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। आई एम सो सॉरी, मेरे माइंड में अब तक पिछला क्वेश्चन चल रहा था और मैं इसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही। आई हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड। यस, पॉलिसी मेकर्स आर नाउ टास्क्ड विद बैलेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी विद द नीड टू एड्रेस द एथिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस इट प्रेजेंट्स ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। ठीक है जी, ठीक है। जहाँ पर किसी भी फिनोमिना को हमने फर्स्ट टाइम डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस किया है, वो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। तो मुझे तो इसमें बी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बता रहे हैं। उसने ड्रास्टिकली ऑल्टर किया है किस तरीके से नेशन इंटरेक्ट करते हैं विद कंट्रीज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा बिजनेस बूस्ट होगा, ये सब चीज़ें चल रही हैं, एंड क्रॉस बॉर्डर लेबर मार्केट्स टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और एक बार फिर से पढ़ना ही पड़ेगा यार ये मुझे, आई एम सो सॉरी। द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ओके, हैज़ अलाउड बिजनेसेस को अलाउ किया टू ऑपरेट ऑन ए स्केल जो कभी पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया था, बट इट हैज़ ऑल्सो लेड टू कंसर्न्स भी हैं, इनकम इनइक्वालिटी है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, while globalization has lifted millions out of poverty particularly in emerging economies, it has also exacerbated environmental degradation को इसने नुकसान पहुंचाया है, as industries expand to meet the growing demand for goods and services। ठीक है जी, ओके, इसलिए पॉलिसी मेकर्स आर नाउ टास्क्ड विद बैलेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी विद द नीड टू एड्रेस द एथिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस इट प्रेजेंट्स ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। इस पैसेज में नहीं, इस PQRS में हमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है और वो ये है कि कई बार हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हेल्प करता है उसको निकालने में, कई बार कंक्लूजन का जो सेंटेंस होता है ना, एंड सेंटेंस, वो भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें बोलने के बाद फाइनली रिजल्ट देते हैं ना कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और अब इसका ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बता रहे हैं कि पूरा ग्लोब
एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, ट्रेड इतना एक्सपेंड हो चुका है कि जितना हमने कभी पहले इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पॉलिसी मेकर्स को अब बैलेंस करना चाहिए। किस चीज़ को? ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के साथ साथ जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं ना, एथिकल, लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल हो गए, सोशल चैलेंजेस, तो इसको हमें इंटरनेशनल स्केल पे प्रेजेंट करते हुए इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन हमेशा एंड में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते ना, चलो जी सारी प्रॉब्लम्स बाद में बताएंगे, पहले सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज़ के भरोसे इसको टिक करना होता मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें बी मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी है और डी मेरा एंडिंग सेंटेंस भी है। ठीक है, तो यही होगा। देखो करेक्ट हुआ। जब भी आप किसी लॉजिक के साथ आते हो ना, तो अगर वो लॉजिक वैलिड है, वो सेंस बनाता है, तो वो हमेशा ठीक रहेगा। ठीक है, नॉनसेंस लॉजिक, खुद से ही कुछ भी सोच लिया आपने जस्ट क्वेश्चन को टिक करने के लिए, अगर आपके मन में ये है ना कि बस मुझे इस क्वेश्चन से निकलना है जल्दी से, और हाँ हाँ यही लॉजिक है, इसका छोड़ो ना, जो हो गया बस, फिर वो लॉजिक नहीं है बेटा, वो मतलब आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंट समझना है और हर एक वर्ड को। और यार इस पेपर में तो सारे ही क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे, तो मुझे तो ये डर हो रहा है कि आप में से कोई ये ना बोल दे कि नहीं नहीं आपने तो सारे क्वेश्चन पहले ही देखे हुए थे। चलो कोई नहीं, बाकी मैं अपने ऑनेस्टी रख सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती आप सबका, तो जैसा आपको सोचना आप वैसा ही सोचोगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप भी इसको अटेम्प्ट करना और अच्छे से एनालाइज करना, और आप भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, और फिर उसी चीज़ को हम एड्रेस करें आगे से। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको इसमें सीखने के लिए मिली उनको आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, और अपनी मॉक्स की नोटबुक में ज़रूर लिख लेना भाई, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले मॉक में। थैंक यू सो मच।